एक हो वो क्या होता है मोनो, 2 से 9 हो क्या होता है ऑलिगो, और 10 से अधिक हो तो क्या हो जाता है पॉलीसेकेराइड। ठीक होगी बात ना। इसमें जो आपको जिसको पढ़ते हुए आगे चलना है, अब वो आपको चलेगा मोनोसेकेराइड पढ़ेंगे, फिर ये से पढ़ेंगे, फिर इसको पढ़ते हुए आगे हम लोग बढ़ते चलने रहेंगे। ठीक है, आइए देखते चलते। तो आज से जहां क्लास की हमारी शुरुआत होगी वो क्या है आपके लिए मोनोसेकेराइड। क्या है मोनोसेकेराइड। ठीक होगी बातें। मोनोसेकेराइड जो वर्गीकरण हुआ है किसके आधार पर किया गया है कि भैया उस कार्बोहाइड्रेट में शर्करा की मात्रा कितनी है, शुगर की मात्रा कितनी है ना। एक है तो क्या बोल रहे हैं हम लोग मोनो, 2 से 9 है तो क्या बोल रहे हैं ऑलिगो, और 10 से अधिक है तो क्या बोल रहे हैं 10 या 10 से अधिक है तो पॉलीसेकेराइड। क्लियर हो गई बातें। पॉली का मतलब होता है बहु, बहुत सारा, पॉली बहुत, बहुत सारा, कम। तो मोनोसेकेराइड जो आपका है बाबू, मोनोसेकेराइड का सामान्य सूत्र है प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे, ये क्वेश्चन क्या देखिए ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा ये। तो मोनोसेकेराइड का सामान्य फॉर्मूला क्या है CH2O ब्रैकेट में N। ये ऐसे याद नहीं होगा तो इसको हम थोड़ा और सिंपल कर देते हैं आपके लिए ताकि आपको याद हो जाए, मतलब आपको कोई पहचानने का मौका मिले। 4 एग्जांपल दे दिया रहा है, बोले इनमें से कौन सा मोनोसेकेराइड है। ठीक हो गई बात ना। तो आप कैसे पहचानेंगे इस फॉर्मूले की मदद से। तो इसका भी एक सामान्य फॉर्मूला होता है ये वाला CH2O ब्रैकेट में N, ये इसको हम खोल देंगे तो हो जाएगा CnH2nOn। क्लियर हो गई बात। और कल ही हम लोग बोलते हैं कि कार्बोहाइड्रेट कोई भी हो उसमें ऑक्सीजन और भैया हाइड्रोजन के बीच का रेशियो क्या होता है 2:1। दिख रहा है 2n और 1n। इसीलिए इसी वजह से इसी कारण से वहां पे 2 और 1 का रेशियो होता है। तो 2 और 1 का रेशियो क्या होता है समझ में आ गया, क्योंकि बनने का फॉर्मूला ही ऐसा है। ठीक। अब ये इसी में जब आप क्या रखेंगे मोनोसेकेराइड जब आप रखने जाएंगे शर्करा का मात्रा रखने जाएंगे, देखिए इसी में क्या होगा, इसमें आप कार्बोहाइड्रेट रख दीजिए, ग्लूकोज रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, तो क्या 6 रखते हैं तो C6। ठीक है, N/6 रख दिए C6। H कितना आएगा 6 दूनी 12O6। तो C6H12O6 क्या बन गया भैया आपका ग्लूकोज बन गया। तो क्या ऐसा आपको 4 एग्जांपल ऐसा फॉर्मूला लिख करके देख ले तो क्या आप इसमें कोडिंग करके देख सकते हैं CnH2nOn लिखा हुआ है, अगर इस फॉर्म में है तो क्या होगा आपका भैया मोनोसेकेराइड। क्या होगा मोनोसेकेराइड। तो क्या 4 ऑप्शन अगर दे दे फॉर्मूला लिख के तो आप बता देंगे मोनोसेकेराइड कौन सा है, बताने के लिए सक्षम है ना। क्या ट्रैक करना है उसमें CnH2nOn। क्लियर हो गई बात। यस, ये इसको इस फॉर्म में भी दे सकता है कन्वर्ट करके। आइए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया पहला पहचान। अब आगे बढ़ते हैं इसी दूसरा कि प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे मीठा, ये क्वेश्चन आपसे सीधा पूछेगा, लाइन सीधा क्वेश्चन है कि प्रकृति में नेचर में पाया जाने वाला सबसे मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन है, तो फ्रुक्टोज है। कौन है फ्रुक्टोज। और जैसे इसके नाम में फ्रुक्टोज, फ्रू से फ्रूट, क्या नाम है फ्रूट, तो फ्रूट में शर्करा पाई जाती है, फलों में शर्करा पाई जाती है। तो क्योंकि फल कहाँ से मिलते हैं हमको प्रकृति से मिलता है ना। आर्टिफिशियली भले भी हम भैया फल से निकाल के उसको चीनी बना रहे उसमें और उसका डेंसिटी बढ़ा के उसको और मीठा कर सकते हैं, मगर प्रकृति में नेचुरल रूप से जो सबसे मीठा शर्करा पाया जाता है वो कौन है फ्रुक्टोज, जो किसमें रहता है फलों में रहता है। क्लियर हो गई बात ना। यस। तो हर फल में भैया आपको यहाँ पे फ्रुक्टोज देखने के लिए मिलता है। ये नेचुरल रूप से पाया जाने वाला सबसे मीठा पदार्थ है। और ये इसकी खास बात है कि सबसे मीठा पदार्थ प्रकृति दे रही है, फिर भी इसकी वजह से शुगर की बीमारी नहीं होगी। क्लियर हो गई बात ना। हाँ, अगर आपका वर्किंग लाइफ सही है तो। हम लोग कल आए थे ना आप, कल आए थे। चलिए नहीं आए थे तो कल और परसों जो भी नहीं आए हो 2 दिन क्लास हुआ है, मंडे और आपका ट्यूसडे। मंडे आए थे ना, तो कल क्लास हुआ ट्यूसडे। तो मंडे ट्यूसडे जिसमें जो भी दिन का क्लास गिफ होगा, मंडे वाला क्लास कल डल गया है यूट्यूब में वीडियो सेक्शन में, और ट्यूसडे वाला कल का क्लास आज डलेगा 6 बजे। ये 2 क्लास देख लेना, तीसरा क्लास यहाँ समझ में आ जाएगा। फिर भी बता दे रहे हैं हम लोग खाने में कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 3 कैटेगरी होते हैं, मोनोसेकेराइड, ऑलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। अब सेकेराइड क्या होता है, तो सेकेराइड कार्बोहाइड्रेट का जो सेकेराइड है ये कार्बोहाइड्रेट का बेसिक यूनिट है। बेसिक यूनिट क्या होता है ये फटाफट बता देते हैं। मान लीजिए जैसे आपके गले में कोई चैन है, आपके गले में कोई चैन बना हुआ है, चैन आप पहन रहे हैं, तो पूरा चैन कहलाता है ना। तो ऐसी जैसे पूरा गले में पहना हुआ एक पूरा चैन कहलाता है, वैसे भी ये पूरा एक शर्करा कहला रहा है। क्या कहला रहा है पूरा शर्करा, ये पूरा क्या कहला रहा है कार्बोहाइड्रेट कहला रहा है। ठीक हो गई बातें। मगर इस चैन का जो एक सिंगल कड़ी है, सिंगल कड़ी, सिंगल ये कड़ी, तो जो सिंगल सिंगल कड़ी है इसे क्या बोलते हैं सेकेराइड। क्या बोलते हैं सेकेराइड। तो जिस चैन में केवल एक 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 सेकेराइड हो वो क्या कहलाएगा मोनो। जिस चैन में 2 से 9, 10 से का मतलब 2 से 9 चैन हो, 2 से 9 ऐसे चैन हो वो क्या कहलाएगा ऑलिगो। और जिसमें 10 चैन या 10 से अधिक चैन होंगे वो क्या कहलाएगा पॉलीसेकेराइड। समझ आ गई बात है, ये चीज यहां पे दर्शा रहा है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें हम लोग किसको पढ़ ले फिर मोनोसेकेराइड।
तो मोनोसेक्राइड अगर 4 ऑप्शन लिख के दे दे तो कैसे पहचानेंगे कौन है, तो ये फॉर्मूला से पहचानेंगे, CnH2nOn सब रख के भी बताए। तो जिसमें फॉर्मूला है 4 ऑप्शन लिख दिए हैं, जिसमें फॉर्मूला फिट बैठ रहा है वो क्या होगा, हमेशा मोनोसेक्राइड। ठीक होगी बातें, ऐसे पहचानेंगे। और जो प्रकृति नेचुरल रूप से हमको सबसे मीठा शर्करा मिलता है वो क्या है, प्रकृति में मिलने वाला फ्रुक्टोज। और फ्रुक्टोज से क्या लिखा है, फ्रूट में मिलने वाला फ्रुक्टोज। तो फलों में जो मिठास होता है किसका से होता है, फ्रुक्टोज। ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि फलों में जो मिठास, आप फल खाते हैं, सेव केला वाला सब खाते हैं, उसमें मिठास किसका से होता है, फ्रुक्टोज की वजह से। क्लियर हो गई बात, ये भी तो एकदम प्रैक्टिकली समझते चलिए, कुछ रखने वाली चीज नहीं है। फलों में, शहद में, जिसमें जो भी मिठास है सब में क्या भैया, फ्रुक्टोज। आइए अब मोनोसेक्राइड को जब आप देखेंगे तो मोनोसेक्राइड के यहाँ पे 5 आपको डायमेंशन बना करके दिया गया है। ठीक हो गई बातें, तो भाई देखिए अब कितना सब देखिए, मोनोसेक्राइड में ग्लूकोज लिखा है, राइबोज लिखा है, गैलेक्टोज लिखा है, डीऑक्सीराइबोज लिखा है, फ्रक्टोज लिखा हुआ है। और जब सबके फॉर्मूला जब आप ट्रेस करेंगे तो सब में आपको CnH2nOn का ही कोडिंग मिलेगा। ठीक होगी बातें, आज घर जाकर चेक भी करके देखिएगा, है ना, कि भैया जिसमें लिखा हुआ फॉर्मूला उसको आप जमा के देखिएगा तो CnH2nOn बैठेगा, ये फॉर्मूला भी, ये फॉर्मूला भी, ये फॉर्मूला भी, सब अलग अलग चीज है। ये ग्लूकोज का है, ये इसका है, ये इसका है, और फिर भी सब में CnH2nOn का फॉर्मूला बैठ जाएगा। इसका मतलब सब के सब क्या है, आपका मोनोसेक्राइड है। क्या है सब, मोनोसेक्राइड। अब इसी में बता रहा आपको मोनोसेक्राइड में, तो पूछेगा ग्लूकोज क्या है, बोलेगा तो क्या बताएंगे आप लोग, मोनोसेक्राइड। क्या है ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड। अभी फॉर्मूला दिखाए थे आप सबको, कैसे पहचानना है, पहचानना पहले हम सिखा दिए आप सबको, C6H12O6। क्या भैया फॉर्मूला इसी CnH2nOn के रूप में ही है क्या, ये है ना, n बराबर यहाँ क्या रख दिया गया है, 6 रख दिया गया है ना, वही है यहाँ पर। इसका मतलब है ग्लूकोज जो है वो किस में आता है, मोनोसेक्राइड में। आगे आगे बढ़ते हैं, ग्लूकोज भी आपका मोनोसेक्राइड है। फ्रुक्टोज, जो फलों में फ्रुक्टोज मिलता है वो क्या है आपका, मोनोसेक्राइड है। जो आपका गैलेक्टोज मिलता है वो भी क्या है आपका, मोनोसेक्राइड है। सर ग्लूकोज से गैलेक्टोज, ये क्या है गैलेक्टोज, गैलेक्टोज क्या है, ये भी आपका सिंगल मोनोसेक्राइड का ही अलग अलग फॉर्म है। समझ आ गई बात ना यहाँ पर। तो नॉर्मली आपको प्रकृति रूप में क्या क्या देखने मिलता है, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रुक्टोज। फलों में क्या मिलता है, फ्रुक्टोज। अब उसका ये जो राइबोज लिखा और जो बेटे आपका डीऑक्सीराइबोज लिखा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपके डीएनए में आपके डीएनए में जिससे आप बना, आपका डीएनए स्ट्रक्चर समझ रहे हैं, उसमें कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, तो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है, राइबोज। डीएनए नहीं, आरएनए में, किसमें, आरएनए में। इसलिए आपका आरएनए फुल फॉर्म क्या होता है, आरएनए। क्या होता है, आरएनए, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। तो इसमें जो राइबोस है वो क्या बेटा, एक शर्करा है। वो कैसी शर्करा है, एक मोनोसेक्राइड शर्करा है। मतलब उसमें कितनी शर्करा की मात्रा होगी, एक। समझ में आया कि नहीं है बात, यस। तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा। उसी को और कोडिंग देखो सर, राइबोस में राइबोस न्यूक्लिक एसिड, और सर न्यूक्लिक एसिड अमीनो अम्ल में जहां भी एन होगा वह न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन। तो ये किसको दर्शा रहा है, एन यहाँ पर प्रोटीन को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, प्रोटीन। तो आपके आरएनए में शर्करा भी है, प्रोटीन भी है। क्लियर हो गई बात ना। ये तो क्या आरएनए का बात, ये है बेटा आपका डीएनए का बात। किसका बात है, डीएनए का बात। डीएनए में डी का फुल फॉर्म ही है डीऑक्सीराइबोज। क्या है ये, डीऑक्सीराइबोज। तो डीएनए में कौन सा शर्करा पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाया जाता है। वो कैसा शर्करा है, मोनोसेकेराइड शर्करा है। सुन में आ गई बात ना, यस। और यहाँ भी न्यूक्लिक एसिड मतलब यहाँ भी आपका प्रोटीन है। ठीक, तो आपसे इस तरीके से भैया अंदर अंदर जाकर पूछे, क्योंकि भाई क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाएगा। मतलब ये अगर साइंस आप लोग पढ़ोगे इस तरीके से, फिर जीवन आपको दोबारा साइंस के लिए परेशान होना भूल जाओ, है ना। इसका आपको टेंशन नहीं, सब प्रैक्टिकल चीज अपने शरीर के बारे में जानना है। उसके नाम में सब चीज छुपा है। आरएनए में कौन है, राइबोस। मर क्या है, राइबोस क्या पूछ लेता तो एग्जाम में, शर्करा है। अब पता चल गया, है ना। या डीऑक्सी क्या भैया आपका, राइबोस, ये भी शर्करा है। आइए आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज तीनों का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। जो है तीनों आपको लिखा हुआ है ना, ग्लूकोज, गैलेक्टोज और ये फ्रुक्टोज। जब तीनों का फॉर्मूला देखो C6H12O6 ही निकलेगा आपको। तो सर तीनों भी जब फॉर्मूला सेम है फिर भी तीनों अलग अलग नाम क्यों है ना, ये पूछोगे ना आप। तो अभी बता देता हूं। जिसका बेटा आपका फॉर्मूला सूत्र समान हो, जैसे आप सबके हड्डी का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम। सबके शरीर में रक्त है, सबके शरीर में पानी है, हवा है, पानी है, हड्डी है, मांसपेशी, सब चीज है कि नहीं है। और आप सबका संरचना अलग अलग है कि नहीं, कोई छोटा है, कोई लंबा है, कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई गोरा है, कोई काला है कि नहीं है। तो कोई भी ऐसे तत्व जिसका सूत्र तो समान हो मगर इसकी संरचना अलग हो, क्या हो, संरचना अलग हो। तो देखिए फॉर्मूला सबका है C6H12O6 मगर संरचना अलग तरीके से है कि नहीं, सेटल।
अलग तरह की सेट है। इसका देखिए इसका अलग तरह की सेट है, और इसका भी देखिए इसका अलग तरह की सेट है। दिख रहा है, दिख रहा है आपको? तो सबका अलग अलग तरीके से सेट है। तो कोई भी ऐसा तत्व जिसका क्या हो भैया, सूत्र समान हो मगर संरचना क्या हो, अलग हो, वो कहलाता है, वो कहलाता है समावयवी। क्या कहलाता है? समावयवी। और इंग्लिश में से बोलते हैं आइसोमर। क्या बोलते हैं? आइसोमर। तो ये केमिस्ट्री का है। ये समझ में आ गया बात? किसे हम बोलेंगे आइसोमर समावयवी? अब इसके नाम को डिकोड करके देखिए। समान अव्यय जिसमें हो, क्या बोल रहे हैं? समान अव्यय हो, और जिसमें समान अव्यय होंगे तो उसका सूत्र तो समान होगा, है ना? माने समान रूप में कार्बन, समान रूप में हाइड्रोजन, समान रूप में क्या ऑक्सीजन, तो समान अव्यय तो उसमें है। मर्दिक सब अलग अलग रहे, आप सब में भाई हड्डी कैल्शियम, हड्डी हड्डी लोहा आयरन कैल्शियम सब चीज है, हड्डी मांस वांस सब चीज भरा हुआ है, मगर दिखते अलग अलग हो ना। यस, तो आप सब भी क्या हो भैया, आइसोमर हो। क्या आप सब? आइसोमर। ठीक हो गई बात ना? यस। तो वही यहाँ पे बता रहा समावयवी का मतलब समान अव्यय जिसमें हो, तो इसका सूत्र समान हो मगर संरचना क्या हो, अलग हो, क्या कहलाते हैं? आइसोमर या समावयवी। तो याद रखिएगा ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज तीनों क्या है आपके? आइसोमर हैं। क्या है? तीनों आपके आइसोमर है। और तीनों कौन सा शर्करा है भैया? तो मोनोसैकेराइड शर्करा है। कौन सा शर्करा है? मोनोसैकेराइड। जिनका फॉर्मूला समान किंतु गुण क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। तो इनमें फॉर्मूला समान है मगर तीनों क्वालिटी, तीनों को गुण अलग अलग होता है। क्लियर हो गई बातें? अभी आप देखिए ग्लूकोज यहाँ दिखा, तो ग्लूकोज का एक हिस्सा यहाँ दिख रहा है आपको। ग्लूकोज का पहचान है, ग्लूकोज जहां पहचान की जो कुछ फॉर्मूला लिख के आपको दे दिया गया आने वाले भविष्य में, तो कैसे पहचान की ग्लूकोज है? जहां ग्लूकोज होगा बेटा वहां ये दिखने मिलेगा आपको, ROH। क्या दिखने मिलेगा? ROH। पहचान जाएंगे? जहां ROH दिखा फॉर्मूला क्या होगा? ग्लूकोज। जहां एल्डिहाइड है, जहां COR और H दिखे, क्या दिखे? CORH। क्या दिखे? CORH। तो ROH था, ROH बीच में क्या दिख रहा है? C। तो जहां CORH दिखे तो वो क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप। और जहां आपको CORR दिखे वो क्या होता है? कीटोन ग्रुप। क्या होता है वो? कीटोन ग्रुप। अब ये कीटोन ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ये जो होते हैं ये किसी भी शर्करा के फंक्शनल ग्रुप होते हैं। कैसे ग्रुप होते हैं ये? तो पूछेगा, पूछे कार्यात्मक इकाई होते हैं, उसके फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसके वजह से ये अलग अलग बिहेव करते हैं। समझ में आ गई बात ना? जैसे आपको सब चीज तो सेम है, दो हाथ दो पैर सब चीज सब में है कि नहीं है? सबके सर पे बाल, सबके दो हाथ, सबके दो पैर, सबका नाक है, मगर भाई सबका DNA अलग अलग है कि नहीं है? यस। तो DNA अलग है क्यों? क्योंकि DNA आपका फंक्शनल ग्रुप है ना? वैसे ही आपका शर्करा तो सेम है, सब मोनोसैकेराइड ही है, सबका सूत्र भी सेम है, इसलिए आइसोमर भी है, मगर जो उसको अलग बना रहा है वो कौन है? उसका फंक्शनल ग्रुप। कौन है उसका? फंक्शनल ग्रुप। यस, हो गया। देखिए आपको यही उसी अभी तो ये एक फॉर्मूला आपको एग्जांपल में दे दिया है। यहाँ आपको क्या दिख रहा है? CHO। क्या दिख रहा है आपको? CHO। तो CHO तो क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। क्या कहलाएगा ये? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। तो CHO क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। CHO क्या कहलाएगा आपको? एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। R मतलब सीरीज चलेगा, R फॉर सीरीज। इसके आगे पूरा सीरीज जोड़ सकते हैं आप, कितना भी लंबा। R मतलब सीरीज जोड़ देना आपको, कितना भी। क्लियर हो गई बात? आगे देखिए ग्लूकोज का एल्डिहाइड क्या होता है भैया? CHO। क्या होता है? CHO। और फ्रुक्टोज में क्या होता है? कीटोन ग्रुप पाया जाता है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? एल्डिहाइड। गैलेक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? एल्डिहाइड। फ्रुक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है? कीटोन। ऐसे ही आपसे पूछेगा कि ग्लूकोज का फंक्शनल ग्रुप क्या है, आपका भैया गैलेक्टोज का फंक्शनल ग्रुप क्या है, फ्रुक्टोज का फंक्शनल ग्रुप क्या है। तो याद कर रखना है ग्लूकोज और G फॉर ग्लूकोज, G फॉर गैलेक्टोज का फंक्शनल ग्रुप क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड क्या है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का पहचान क्या भैया आप बताया था मैंने? CHO। क्या है? CHO। क्लियर हो गई बात ना? यस। मगर भैया जो फ्रुक्टोज है, जो आपका फ्रुक्टोज है, उसका फंक्शनल ग्रुप क्या है? कीटोन है। क्या है? कीटोन। और कीटोन का पहचान क्या है? CO। क्या है? CO। जहां R है इसका मतलब पूरा सीरीज जोड़ दीजिए उसके आगे, CRCHO करके पूरा सीरीज जोड़ दीजिए। तो R मतलब सीरीज चलता है, R मतलब सीरीज चलता है, सिर्फ पहचान ये है। OH होगा तो एल्कोहल। क्लियर हो गई बात ना? CHO होगा तो एल्डिहाइड ग्रुप, CO होगा बस तो कीटोन ग्रुप। तो CO बोले तो कीटोन, CHO बोले तो एल्डिहाइड, OH बोले तो एल्कोहल। इसलिए मेथेनॉल, एथेनॉल, प्रोपेनॉल, ऑल बोल करके ये इसी बनता है एल्कोहल, एथेनॉल से। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब जो शराब है जो कि एथेनॉल है उसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिखने मिलेगा आपको? OH। इसलिए देखिए OH होगा तो एल्कोहल बन जाएगा। तो जिस भी फॉर्मूला में OH होगा वो क्या होगा आपका? एल्कोहल बन जाएगा। ठीक हो गई बातें? यस। अब इस चित्र को देख के बताइए इसमें कौन सा भैया आपका फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें? CHO है, CHO है। और CHO कहां पे दिख रहा है? CHO एल्डिहाइड में दिख रहा है। ठीक हो गई बात ना? आइए अगला भी आपके सामने कौन? ऑलिगोसैकेराइड, जिसमें भाई शर्करा की मात्रा कितने होती है? 2 से 9 के बीच में होती है। कितनी होती है? 2 से 9 के बीच में।
तो दो शुगर से मिलकर बनने वाला कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड कहलाता है। इसमें ये पहला हिस्सा क्या आपके लिए सुक्रोज, दूसरे से आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर लैक्टोज, और तीसरे से क्या देखो माल्टोज। अब देखिए वो पहला वाला खत्म हो गया, अब उसको अलग रख दो मोनोसैकेराइड को दिमाग में, नहीं तो सब खिचड़ी बन जाएगा। अब अगले हम लोग किस पे आ गए हैं, ओलिगोसैकेराइड में आ गए। ओलिगोसैकेराइड में आएंगे तो आपको क्या दिमाग में जानना चाहिए, पहला क्या जा रहा है आपके लिए सुक्रोज, पहला क्या जा रहा है सुक्रोज, दूसरा क्या जा रहा है लैक्टोज, तीसरा क्या जा रहा है माल्टोज। ठीक हो गई बात। ज्यादातर आप जब देखेंगे तो इससे पहले जो था मोनोसैकेराइड वो प्रकृति से डायरेक्ट मिल रहा है, मतलब गया पेड़ तोड़ के खा गया। ठीक हो गई बात ना, पेड़ फल है खा गया, फल को खा गया तो सीधा मिल गया, वो पहला हिस्सा था। अब उससे फल को निकाला, उसका रस निकाल कर उसको भी घर में रख दिया, कुछ बना दिया, तो सेकंड स्तर पे जाएगा। जैसे अब इसको गौर कीजिए, गन्ना है क्या फल, मिलेगा उसमें क्या ग्लूकोज, छिल के खा रहे हो तो गन्ना से आप चीनी बना दी सेकंड स्टेज, तो क्या बन जाएगा ओलिगोसैकेराइड, क्या बन जाएगा ओलिगो। इसलिए देखिए सुक्रोज हमारे घर में प्रयोग होने वाले चीनी को ही सुक्रोज कहा जाता है। क्या कहा जाता है सुक्रोज कहा जाता है। दिख रहे हैं चीनी लिखे ना ऊपर चीनी इमेज, इसलिए इमेज लगा, हर इमेज का वैल्यू है यहाँ पर। क्लियर हो गई बात। तो सुक्रोज कौन सा है, सुगर है, घर में प्रयोग होने वाला चीनी, तो इसलिए भैया रखेंगे सुक्रोज को घरेलू चीनी टेबल शुगर या हाउस होल्ड शुगर कहा जाता है। अब देखिए प्रश्न अभी तो बता दिया, आसान लग रहा है, एग्जाम पूछता निम्नलिखित में से कौन सा टेबल शुगर के नाम से जाना जाता है, लिखता सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रुक्टोज। हालत खराब, सब एक ही जैसे लगता है आपको, समझ में आ गई बात ना। मतलब क्लियर हो गया ना कि घर में प्रयोग होने वाला चीनी क्या कहलाता है सुक्रोज, शुगर से सुक्रोज, समझ में आ गई बात। सुक्रोज जो बेटा देखिए इसमें गौर से करके बात देखिए सर, इसमें दो शर्करा जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज क्यों, क्योंकि चीनी किससे बनता है गन्ने से, और गन्ना क्या है फल, फल में क्या होता है फ्रुक्टोज। तो याद रखना पड़ेगा क्या, नहीं, यह सुक्रोज में दो आपके पाए जाएंगे सैकराइड, पहला तो ग्लूकोज होगा क्योंकि जो गन्ने में पाया ही जाता है, दूसरा क्या होगा फ्रुक्टोज क्योंकि गन्ना क्या है एक फल है। तो समझ में आ गया दो चीज कौन से इसमें रहेंगे, यस आ जाते इस पे। लैक्टोज, लैक्टोज आपके दूध में पाए जाने वाला शर्करा है। जब गाय से दूध प्रदेश में कुछ डायरेक्ट नहीं मिल रहा है ना, मैं फल खा लिया क्या मिला ग्लूकोज मिल रहा है मेरे को, फ्रुक्टोज मिल रहा है मेरे को, गाय खा गया तो जो मिला, मगर गाय नहीं खा रहा हूं, गाय से मिल रहा है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को रखा दूध, सेकंड स्टेज हो गया कि नहीं हो गया, यस। तो सेकंड स्टेज पे जैसे भैया आप दूध 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 देखेंगे तो उसमें कौन सा शर्करा पाया जाएगा लैक्टोज, कौन सा पाया जाएगा लैक्टोज। इसलिए दूध में जो नेचुरल मिठास होता है ना, आप दूध लीजिए भैया और पीजिए तो आपको कभी खट्टा लगेगा क्या, तीखा लगेगा क्या, नमकीन लगेगा क्या, नहीं, उसमें हल्का सा एकदम मिठास रहता है। वो मिठास किस शर्करा की वजह से होता है, तो लैक्टोज, किसकी वजह से होता है लैक्टोज। इसलिए उसका बोलते हैं लैक्टोज में ही लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पनपता है, और उस लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया क्या बनाता है दही, क्या बनाता है दही। अब समझ में आया इसमें लैक्टोबैसिलस ही बैक्टीरिया क्यों आ रहा है, लैक्टिक एसिड ही क्यों बना रहा है, क्योंकि उसमें शर्करा ही क्या है लैक्टोज है। तो लैक्टोज शर्करा में कौन सा कीड़ा जन्म लेगा, कौन सा बैक्टीरिया जन्म लेगा लैक्टोबैसिलस, क्योंकि इसी पे डिपेंडेंट है वो। कौन सा एसिड बनाएगा लैक्टिक एसिड बनाएगा। तो याद रखने वाली चीज है क्या, नहीं, ये सब कॉमन सेंस है, बस देखिए आप सही वे में पढ़ते चलिए सब याद हो जाएगा। और लैक्टोज में हम देखते हैं कौन से दो आपके सैकराइड हैं, तो इसमें पहला क्या है ग्लूकोज, दूसरा क्या आपका गैलेक्टोज, दूसरा क्या है गैलेक्टोज, ये याद करते चलना। यहाँ तो क्लियर हो गया, ग्लूकोज ग्लूकोज, यहाँ गया था फ्रुक्टोज, वहां क्या है गैलेक्टोज। अगला तीसरा हिस्सा बेटा आपका है माल्टोज, तीसरा क्या है माल्टोस। माल्टोस सिंपल सा जो आपके चावल का जो पानी होता है जिसको माड़ बोलते हैं, माड़, अब तो चावल पानी देख ही नहीं पाते हैं बच्चे आजकल के, आजकल कुकर में भात बनने लग गए। पहले जब घर में चावल पसा के बनता था ना, तो जो माड़ गिरता था माड़, उसमें जो शर्करा पाया जाता था, तो शर्करा क्या कहलाता था माल्टोस, जिसका आज भी गांव बहुत लोग पसिया बनाते हैं, उसी से दारू बनाते हैं, क्योंकि भाई दारू मतलब शर्करा। और अभी वो पढ़े उसमें OH वाला ग्रुप होगा, अल्कोहल बन जाएगा, इसलिए उसको सड़ाकर क्या बना सकते हैं उसको माड़ को दारू बना लेते हैं, बनता है ना। हमारे जनजातीय कल्चर में संस्कृति में आज भी भात से क्या बनता है भैया दारू की चीजें बनाई जाती है, नशीली पदार्थ बनाई जाती है। क्लियर हो गई बात ना, यस। तो इसी की वजह से बनाया पा रहे हैं, चावल के माड़ से पसिया से दारू बन रहा है जनजातियों द्वारा, तो किसकी वजह से बन पा रहा है वो, क्योंकि उसमें माल्टोज है। और माल्टोज में कौन से दो सैकराइड है, एक तो ग्लूकोज दूसरा ग्लूकोज, तो इसमें दोनों ही क्या है ग्लूकोज ही है, दोनों ही क्या है ग्लूकोज। अब देखो कॉमन सेंस, इसमें ग्लूकोज इसमें ग्लूकोज इसमें ग्लूकोज, बस याद सिंगल रखना है। गन्ना से बना चीनी तो क्या रहेगा फ्रूट, गाय से मिला दूध तो क्या रहेगा ग से गाय से, ग से गाय, ग से गाय से, ग से गैलेक्टोज, और इसमें तो क्या है ग्लूकोज ही है, इसमें क्या चावल में ग्लूकोज ही है। क्लियर हो गई बात ना, याद रखना पड़ रहा है क्या किसी को, याद रखना पड़ रहा है क्या,
हाँ समझ के चलते रहना आगो। तो 4 राइस दिख रहा है आपको, दूध दिख रहा है वहां पे, वो दिख रहा है, तो पूछ लेगा आपसे, बता लेंगे कि भाई दूध में कौन सा शर्करा पाया जाता है, चावल में कौन सा पाया जाता है, शक्कर में कौन सा पाया जाता है, सब बता देंगे। आगे बढ़ते हैं। लास्ट आ गया आपका पॉलीसेकेराइड। क्या आ गया आपका? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जब आप देखेंगे तो पॉलीसेकेराइड के यहाँ 5 हिस्से आपको दिख रहे हैं। या पॉलीसेकेराइड वाला जो शर्करा है वो कहाँ पाया जाता है, तो बहुत ध्यान देखिए। पहले बढ़ता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज 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 ध्यान रखिएगा कहाँ पाया जाता है, ये प्रश्न क्वेश्चन बनता है। कोई भी जो पेड़ होता है, पेड़, तो पेड़ भी भैया जैसे हम इंसान हैं, हम किसी सेल से मिलकर बने, किसी कोशिका से मिलकर बने ना, वैसे पेड़ भी जीव जंतु में आते हैं, सजीव में आते हैं। वो क्या होंगे भैया आपके, इसमें सेल बनेगा। तो जो पेड़ों के जो सेल होते हैं, पेड़ जिस सेल से मिलकर के बना है, उस सेल की सबसे बाहरी दीवार, बाहरी दीवार, बाहरी दीवार, बाहरी दीवार, तो पादप कोशिका, प्लांट सेल की जो बाहरी लेयर होती है, जिसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, सेल वॉल बोलते हैं, वो किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज। तो सेल वॉल सेल्यूलोज, क्या बोलोगे, बोलो एक बार साथ में, सेल्यूलोज। तो भैया पूछेगा आपसे कि बताइए प्लांट सेल की बाहरी लेयर कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कोशिका भित्ति को हम क्या बोलते हैं? सेल वॉल। और हमारे में सेल वॉल नहीं होता, केवल पेड़ पौधों में सेल वॉल पाया जाता है। हम जितने जीव जंतु हैं, जानवर, जो हम लोग जानवर, हम जितने भी जानवर है ना, हमें पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन। ठीक हो गई बात ना? इनको सेल वॉल क्यों दिया जाता है? क्योंकि सेल वॉल भैया पेड़ एक जगह है, हमारा शरीर देखिए क्यों भगवान ने ऐसे दिया, बहुत अच्छे से समझिए बात को। सेल मेम्ब्रेन एकदम पतली सी झिल्ली होती है, लचीली झिल्ली होती है। सेल वॉल कठोर झिल्ली होती है। वॉल नाम है, वॉल मतलब दीवार है ना, सुरक्षा दीवार। तो बताइए जब आंधी तूफान आएगा तो आप दौड़ के घर अंदर घुस जाओगे, नहीं घुस जाओगे? मतलब खुद को बचा लोगे ना। पर क्या पेड़ दौड़ के अंदर जा सकता है क्या? आंधी है, बिजली है, पानी है, नहीं। इसलिए फिर उसको भारी, उस स्क्रीन को क्या होना है? मजबूत होना है, कठोर होना है। इस उसको भारी मजबूती देने के लिए क्या बना है? सेल वॉल। और उसकी मजबूती जो सेल वॉल देता है, वो सेल वॉल किससे बना है? तो सेल्यूलोज से बना। सेल्यूलोज है क्या? तो पॉलीसेकेराइड। इसका मतलब उसमें बहुत सारे सेकेराइड मिलकर के बना हुआ है मजबूती देने के लिए। क्लियर हो गई बात ना? अगला हिस्से पे आ जाते हैं। अगला क्या है? हिपेरिन। अगला क्या है? हिपेरिन। हिपेरिन बताइए। अभी मैं भैया आपको पेट में चाकू मार दूं, क्यों हुई बात है? पेट में चाकू ज्यादा हो गया, मरी जाओगे। मान लो ऐसे हाथ में मार दी चाकू, तो खून गिरेगा तर 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 तर। ये वाला तरतर नहीं है रणवीर सिंह वाला, ये दूसरा तरतर है, खून वाला। खून तर 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 गिरेगा तो कुछ देर बाद के खून अपने आप जम जाता है कि नहीं जम जाता है? तो अब इसके बाद क्वेश्चन दो कि भैया जब खून हमारा कुछ देर बाद जम जाता है, बहना बंद हो जाता है, तो वही खून जब हमारे नस में बह रहा है तो क्यों नहीं जम रहा है? कभी सोचे हो? वही खून जो भैया कटने पे बाहर निकल तो जम जा रहा है, उसी खून को मच्छर पी ले रहा है, तो उसके अंदर जाके वो खून क्यों नहीं जम जा रहा है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है हिपेरिन। क्या पाया जाता है? हिपेरिन। मच्छर के डंक में जिससे खून चूसता है, उसमें पाया जाता है हिपेरिन। और हिपेरिन जो कि एक पॉलीसेकेराइड है, ये रक्त का थक्का नहीं जमने देता है, ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, क्लॉटिंग नहीं होने देता है। इसीलिए हम जिंदा हैं, क्योंकि हमारे शरीर में क्या पाया जा रहा है भैया? हिपेरिन नामक शर्करा पाई जा रही है बाबू। इसीलिए आपका खून जो कटने पे जम जाता है बाहर आने पर अंदर जब बह रहा है तो नहीं जमता, क्योंकि आपके अंदर में क्या पाया जा रहा है? हिपेरिन। इसलिए मच्छर भैया आपका जो डंक से खून पीता है, उसके डंक में क्या होता है? हिपेरिन। इसलिए जब वो पी रहा है तो उसके में खून जो पी रहा है आपको जमता नहीं है जा करके। समझ में आ गई बात? तो याद रखना कि आपके में जो खून जमने नहीं देता है वो कौन है? हिपेरिन। हिपेरिन क्या है? एक पॉलीसेकेराइड। समझ में आ गई बात ना? एकदम प्रैक्टिकली सीखे, अपने जीवन के बारे में पूरा जानते हैं, अपने शरीर के बारे में जानते चलिए। हाँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं। तीसरा आता है काइटिन। तीसरा कौन है? काइटिन। काइटिन जैसे आपको दिख रही है कीड़ा, तो बहुत सारे कीड़ों के ऊपर की जो त्वचा दिख रही है लाल वाली, कठोर होती है, देखिए कठोर है ना, बहुत सारे कीड़ों के ऊपर त्वचा कठोर होती है। वो जो कठोर त्वचा होती है, पंख वंख का शरीर एकदम मजबूत होता है, कठोर होता है, वो काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? काइटिन की। जो फंगस होते हैं, कवक, क्या होते हैं? फंगस या कवक, क्या होते हैं? फंगस या कवक, क्या होते हैं? बोलिए, जोर से बोलिए। फंगस या कवक। जैसे कि मशरूम खाते हो, फंगस है, कवक है, भाई वो उसके बाहरी लेयर किसका बना रहता है? काइटिन का। समझ में आ गई बात ना? तो जहां फंगस से कवक है, उसके बाहरी लेयर किसका बना रहेगा? काइटिन। तो क से कवक, क से काइटिन, बोलो जोर से। क्लियर हो गई बात ना? वेरी गुड। आओ आगे बढ़ते हैं। सब होशियार हो गए यार, सब पता है तुम लोग को, वेरी गुड। अगला बेटा जो आपका शर्करा है पॉलीसेकेराइड, वो कौन है? ग्लाइकोजन। कौन है? ग्लाइकोजन। अब जब आप वो पियोगे, ग्लूकोज जब खा रहे हो, ग्लूकोज है ना,
तो ग्लूकोज आप खा रहे हो कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो तो भैया शरीर में ज्यादा खा लिए, मान लो शरीर को 1 ग्राम शर्करा की जरूरत थी, अब 10 ग्राम खा लिए तो 9 ग्राम होगा क्या? आपका शरीर क्या करेगा उस 9 ग्राम का? उसको स्टोर करेगा। तो ग्लूकोज को स्टोर करता है हमारा जो शरीर, वो करता है किस रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। किसके रूप में करता है? ग्लाइकोजन के रूप में। तो पूछेगा हमारे शरीर में ग्लूकोज किस रूप में संचित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। जो हम चीनी खाए, कुछ कार्बोहाइड्रेट खा लिए, उससे जो ऊर्जा मिला था ऊर्जा बना के हम खत्म कर दिए, मगर हम जितना हमको काम करना था उससे ज्यादा खा लिए हैं, तो बाकी कहाँ जाएगा? जमा होगा। जमा होगा तो किस रूप में जमा होगा? ग्लाइकोजन। तो ग्लूकोज क्या बन जाएगा? ग्लाइकोजन। ठीक हो गई बात? अब इसी में अंतर आ जाता है। जब आप पढ़ोगे पाचन तंत्र देखोगे, ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन बनाने वाला भी जो आपका है ना रस, एक तो रस समझिए आप, है ना, एंजाइम हार्मोन सब छोड़ दीजिए, एंजाइम है हालांकि, रस छोड़िए, तो जो पेंक्रियास है ना, पेंक्रियास अग्नाशय पढ़ेंगे आप, यहाँ पे रहता है, पत्ती जैसी संरचना होती है, वो एक रस छोड़ता है, वही ग्लूकोज को किस में बदल रहा है? ग्लाइकोजन में। ठीक हो गई बात? अब ये वही एक दूसरा रस भी छोड़ेगा जो ग्लाइकोजन को वापस तोड़ के किस में बदल देगा? ग्लूकोज में। जैसे स्टोर फैट, मेरे में दिख रहा पेट में चर्बी है ना, हाँ भी बोल रहे गजब बेइज्जती कर रहे हो दोनों। इसका मतलब बेटा मैं रईस हूँ, कल तुम सबको ले गया मैं रेगिस्तान था, रेगिस्तान में सबको घुमा करके भुलवा दिया, मैं ज्यादा दिन जिंदा रहूंगा क्योंकि मेरा स्टोर्ड फैट है, स्टोर्ड एनर्जी है। और क्या पढ़े थे कल? सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में रहता है? वसा में। कितना कैलोरी? 9 कैलोरी। तो तुम पतले लोग पहले मरोगे, खतरा है बाबू, सोच के, सब खतरा, पतले लोग देख लो, और मेरे से हट्टे तगड़े लोग लंबा जिएंगे। इसका मतलब जब हमारे शरीर को भैया उस एक्स्ट्रा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, समझा है बात, तो जो जमा किया हुआ ग्लाइकोजन है इसको वापस वो किस में तोड़ देगा? ग्लूकोज में। और इस ग्लाइकोजन में 2 ग्लूकोज मिल जाते हैं। कितने होते हैं? 2 ग्लूकोज होते हैं। तो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज क्या बन जाता है? ग्लाइकोजन। क्लियर हो गई बात? तो ग्लाइकोजन टूटता है, 2 ग्लूकोज देता है, ग्लूकोज से एनर्जी मिलेगा, फिर चलने लगेंगे हम लोग। समझ आ गई बात? यस। इसीलिए जिसको रेगिस्तान घूमने जाना है, मेरे से वजन बढ़ाओ, खाओ पियो मस्त रहो, ठीक है? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अगला बेटा स्टार्च। अगला क्या है? स्टार्च। जो आलू वगैरह में पाया जाता है ना, स्टार्च की मात्रा उपलब्ध है, बोलते हैं आलू वगैरह में काटते हैं तो काला पड़ जाता है आलू का लेयर। स्टार्च में स्टार्च भी क्या है आपका? पॉलीसेकेराइड है। तो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा बता देंगे ना कि आलू में उपस्थित स्टार्च क्या है, तो पॉलीसेकेराइड। क्लियर हो गई बातें? आलू में क्या पाया जाता है? कौन सा शर्करा पाया जाता है? तो पॉलीसेकेराइड पाया, स्टार्च पाया जाता है। आपका बोलेगा शरीर में किस रूप में जमा होता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बोल देना भैया। आपका काय से काइटिन, का से कवक। अगला भाई आपका सेल्यूलोज, से सेल वॉल। भाई आपका लास्ट में हिपेरिन जो जमने नहीं देता। ठीक हो गई बात ना? चलो अगला भैया हम लोग का जो दूसरा कार्बोहाइड्रेट खत्म होने का जो दूसरा महत्वपूर्ण हमारा पदार्थ आता है वो कौन है? प्रोटीन। कौन दूसरा हमारा? प्रोटीन। इसका हम कल पढ़े थे। एक एडल्ट व्यक्ति को कितना ग्राम चाहिए प्रोटीन? 0.8 ग्राम पर केजी के अनुसार, है ना, पर डे के अनुसार। वेरी गुड, याद रखते चलना है। और बच्चे को 2 ग्राम, बच्चे को सबसे ज्यादा। औरत को 55 से 70 के रेंज में, है ना? यस। और भैया टीनेजर्स को 0.9 ग्राम। इस तरह की सब चीज दिया था कल लिस्ट। हाँ, तो रिवीजन करते रहिए, तो आगे पार्ट पीछे सब पार्ट इतना ज्यादा पढ़ा रहा हूँ मैं, वो सब भूल जाओगे, इतना इजी वे में पढ़ा रहा हूँ, सब भूल जाओगे, सब टाटा बाय सी हो जाएगा। तो अगर यकीन नहीं है कि आपको इतने इजी वे में पढ़ रहे हैं तो जाके मार्केट का कोई भी, भारत का कोई पुस्तक उठा लीजिए टॉप लेवल का, और जाके पुस्तक पढ़िए। अगर इतना समझ में आ जाएगा तो नाम बदल देंगे हम। ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीजें, इसको मैं समझा आपको आसान वे में, इसलिए आपको आसान लग रहा होगा। इतना आसान है नहीं, जब पढ़ेंगे तो हालत खराब हो जाएगा। और इतना आसान होता तो 11वीं 12वीं आज तक याद होता, पर याद नहीं है ना। इसका मतलब क्या है? आसान है नहीं, आसान बनाया जा रहा है। तो इसको लाभ उठाओ, और घर में इसी समय जब आसान लग रहा है तब रिविजन कर लो। ठीक है बात? आओ अब प्रोटीन है भैया। प्रोटीन क्या होता है बोलेगा? प्रोटीन क्या होता है? तो पॉलीपेप्टाइड। क्या होता है? पॉलीपेप्टाइड। सर अब ये पेप्टाइड क्या है, पॉली क्या है? मैं एक शब्द समझाऊंगा बेटा, एक भी शब्द ऐसा नहीं होगा जिसको पढ़ना जानोगे नहीं, हर एक शब्द को हम लोग देखेंगे। पॉली, पॉली शब्द का मतलब ही होता है बेटा बहुलक। क्या होता है? बहुलक। इसका मतलब जब कोई चीज बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो, बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध हो, तो हम क्या बोलते हैं? पॉली। जैसे हम बोले पॉलीथीन, जो पन्नी होती है पॉलीथीन, पॉलीथीन को तोड़ के बोलिए पॉलीएथिलीन। क्या बोलेंगे? पॉलीएथिलीन। मतलब उसमें एथिलीन पॉली सारा है, एथिलीन बहुत सारा है, तो बहुत सारे एथिलीन से मिलकर के क्या बना है? पॉलीथीन बना है। तो पॉली मतलब उसकी मात्रा को दर्शा रहा है कि बहुत सारे एथिलीन लगा है। सुना गई बात? वैसे ही अगर यहां लिख दिया है पॉलीपेप्टाइड, तो प्रोटीन बहुत सारे किससे मिलकर बनता होगा?
पेप्टाइड बॉन्ड से। किससे मिलकर बनता होगा? पेप्टाइड बॉन्ड से। अब कल आप पढ़े थे कि सर जो प्रोटीन होता है ये पचने के बाद हमको अमीनो अम्ल देता है। देता है कि नहीं देता है? अमीनो अम्ल देता है। हो गई बात। अब अमीनो अम्ल जो है तो एक अमीनो अम्ल ए, दो अमीनो अम्ल ए, तीन अमीनो अम्ल ए, इनको जो जोड़ता है और एक सिंगल भैया बना देता है। ये जोड़ने के लिए जो बॉन्ड प्रयोग हो रहा है वही है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक हो गई बात। जैसे आप सब अलग अलग हो, आप सब अलग अलग क्या हो? अमीनो अम्ल हो। अब सब हाथ पकड़ लो कस के एक दूसरे का, तो पूरा मिलकर क्या बन जाओगे? एक प्रोटीन बन जाओगे। और जो आपको पकड़े हो हाथ, वो हाथ आपका क्या है? एक बंध है, आपको बांध के रखा है। तो बंध ही किसका? उस बंध को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। क्या बोलते हैं? पेप्टाइड। सबको मतलब समझ में आया? इसका मतलब प्रोटीन को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? पॉलीपेप्टाइड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम जाना जाता है? पॉलीपेप्टाइड के नाम जाना जाता है। दूसरा क्वेश्चन, प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है? पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बंध पाया जाता है। अरे बहुत एनर्जी झुकवा दे रहे यार तुम लोग। चलो, शरीर की वृद्धि। अब प्रोटीन किस किस के लिए प्रयोग होता है? तो शरीर की वृद्धि के लिए, शरीर के विकास के लिए इसमें सहायक होता है। प्रोटीन बच्चों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण, क्योंकि बच्चों का शरीर तेजी से बढ़ता है। अब आप सबको और हम सबको शरीर तो बन गया जितना बनना था, है ना। इसमें बहुत ज्यादा परिवर्तन अब नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप 6 फुट के चांस 12 फुट के जाएंगे, ऐसा नहीं है। जबकि बच्चा होता है 6 इंची से, भैया 6 फुट का हो जाता है। तो सबसे ज्यादा प्रोटीन जरूरत किसको होगी? नवजात शिशु को। किसको होगी? नवजात शिशु को, इन्फेंट बेबी को। क्लियर हो गई बात ना। उसके बाद भैया किसको होगी? भैया मदर को, जो प्रेग्नेंट लेडीज है उनको होगी। क्लियर हो गई बात? यस। आई इसलिए भी देखेंगे आप कि भैया ये तो हो गया सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, बच्चों के लिए होता है, बच्चों को सहयोग होता है। मांसपेशियों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? आपका जो मसल्स है शरीर पे, जो मसल्स है, ये किसके द्वारा बना हुआ है? किस द्वारा बना हुआ है? प्रोटीन के द्वारा। किसके द्वारा बना हुआ है? प्रोटीन के द्वारा, याद रखेंगे। अब भैया इसी मसल्स में मैंने चाकू मार दिया खचाक से, गड्ढा हो गया। गड्ढा हो गया ना, फिर इसको मरहम वरहम लगाते हैं तो फिर से भर जाता है कि नहीं भर जाता है? तो घाव का मरम्मत भी कौन करता है? प्रोटीन करता है। ये बनाया भी कौन? प्रोटीन। इस पे चोट लगा तो इसको रिपेयर कौन किया? प्रोटीन। पूछे, क्लियर हो गया बात? तो पूछेगा मानव शरीर का भैया भरण के लिए, घाव के भरने के लिए कौन सहयोगी का होता है? तो प्रोटीन होता है। घाव कौन भरता है? तो प्रोटीन भरता है। क्लियर हो गई बात ना। मांसपेशियों को भी निर्माण कौन करता है? तो प्रोटीन करता है। क्लियर हो गई बात। मसल बिल्डअप कौन करेगा? तो प्रोटीन करेगा। हो गया? इतना समझ में आ गया? आओ आगे बढ़ते हैं। तो मांसपेशियों का निर्माण, सही से मसल भी दिख रहा है, छोटा बेबी भी दिख रहा है, और हम आगे बढ़ जा रहे हैं। क्यों गई बात? आई प्रोटीन के कार्य, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। अब प्रोटीन क्या क्या कार्य करता है अभी मैं आपको बता दिया। ऊर्जा प्रदान करता है, कल बताया था ना कि जितना कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है लगभग उतना ही 4 कैलोरी के आसपास ही, वो 4.1 से 4.5 है, ये 4 के आसपास है। तो दोनों 4 से याद रख लेना। ये भी 4 कैलोरी ऊर्जा देता है, मगर कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा लेट में देता है, लेट में पाचन होता है। इसलिए भैया इसको नॉर्मली हम ऊर्जा के रूप में नहीं देखते। जल्दी ऊर्जा के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट पच के क्या देता है? ग्लूकोज। तो और जल्दी ऊर्जा चाहिए तो आपको सीधा क्या खा लो? ग्लूकोज ही, क्योंकि रोटी खा रहे तो पचेगा तब ग्लूकोज मिलेगा। आप थक गए हो, शरीर में ताकत नहीं है, आपका चक्कर आ रहा है, क्या पियो? सीधा ग्लूकोज पी लो, तो सीधा आपके शरीर में ऊर्जा आ जाएगा। क्लियर हो गई बात ना। इसलिए जब छोटे बच्चे हो गए, धूप से गर्मी में आते हो स्कूल से, मम्मी आपको क्या देती थी? ग्लूकॉन डी, है ना। डी फॉर डॉक्टर, वेरी गुड। आओ तो भैया ये भी क्या करता है? आपको प्रोटीन ऊर्जा प्रदान करने का काम करता है। ठीक हो गई बात। ये इसका एक छोटा हिस्सा है। इसका मेजर हिस्सा क्या है? ऊतक बनाता है, फॉर्म्स टिश्यू। क्लियर हो गया। टिश्यू का निर्माण यही करता है, और टिश्यू से मिलकर भी ऑर्गन बनते हैं। ठीक होगी बातें। इसलिए पूरे मसल वगैरह का निर्माण में यही मदद करता है। तीसरा हिस्सा क्या है इसका? घाव भरने में भी यही मदद करता है। क्लियर हो गई बात। किसी को रटना पड़ रहा है क्या? नहीं। आइए, तो अगर किसी को चोट लग रहा है और उसके शरीर में बहुत धीरे धीरे उसका घाव भरता है, इसका मतलब शरीर में क्या चीज कमी है? प्रोटीन की कमी है ना। उसके साथ और भी बहुत सारी चीज सहायक चीज है, पर मेजर हिस्सा क्या है? कि प्रोटीन उसके में कम है। ठीक हो गई बात है। आपको शरीर बड़ा करना है, बल्कि बनाना है, बॉडी बिल्डर बनना है, तो क्या खाना पड़ेगा? आपको प्रोटीन लेना पड़ेगा। मगर प्रोटीन मैंने कल भी बताया था, जितना वर्कआउट कर रहे हो उसी के रेशियो में प्रोटीन लो। उससे ज्यादा प्रोटीन लोगे तो क्या हो जाएगा भैया? हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है ना। इसलिए हर चीज को समझते हुए आई प्रोटीन। प्रोटीन की खोज पहली बार डच रसायनज्ञ जेरार्डस जोहानसन मुल्डर द्वारा की गई थी। किनके द्वारा की गई थी? जेरार्डस जोहानस, क्या बोलते हैं, जेरार्डस जोहान्स मुल्डर। किन्होंने की थी? मुल्डर ने। किसने की थी? मुल्डर ने। तो बोलेगा प्रोटीन की खोज किसने की? तो क्या बोलेंगे? मुल्डर ने। किसने की? मुल्डर ने। प्रोटीन की खोज मुल्डर ने, प्रोटीन की खोज मुल्डर ने, प्रोटीन की खोज मुल्डर ने। बोलो जोर से। हाँ, मगर प्रोटीन का नामकरण, प्रोटीन का नामकरण, नामकरण नामकरण किसने किया? अगर बोलेगा तो आंसर चेंज हो जाएगा बेटा, आंसर पूरा बदल जाएगा, और आंसर फिर दूसरे व्यक्ति का आ जाएगा, और वो नाम क्या आपके लिए?
जैकब बर्जीलियस। कौन है? जोन्स जैकस बर्जीलियस। कौन है? जोन्स जैकब। इसलिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। प्रोटीन की खोज किसने की पूछा है कि प्रोटीन का नामकरण किसने किया है। अगर खोज बोलेगा तो क्या लेंगे? मुल्डर। खोज बोला तो मुल्डर। अभी मोल्ड कर रहा है प्रोटीन खाने से आपकी सारी बॉडी मोल्ड हो रहा है, तो खोज रहा है ना, तो खोज रहा है प्रोटीन से मोल्ड हो रहा है, तो मोल्ड से मुल्डर याद रखना है। और दूसरा नाम कर दे दिया, अरे ये तो प्रोटीन है जो शरीर को मोल्ड कर रहा है, क्या बोलोगे? ये तो प्रोटीन है शरीर को मोल्ड कर रहा है। ये बस नामकरण कौन दे दिया? तो बर्जेलियस। कौन दे दिया? बर्जेलियस। कौन दे दिया? बर्जेलियस। ठीक हो गई बात ना? यस, याद रखिएगा। तो ये और कब दिया था इन्होंने? तो 1838 में। कब दिया था? 1838 में। कहाँ के थे? स्वीडिश थे, याद रखेंगे। ये डच थे, डच हॉलैंड पोलैंड वाले। और ये कहाँ के थे? स्वीडिश, स्वीडन वाले। क्लियर हो गई बात? आओ, तो आपको दोनों व्यक्ति लगे हुए, ये पहले व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति, मुल्डर और जेरार्डस। मुल्डर और जेरार्डस। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन एक पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड होता है, पेप्टाइड इसके भी बॉन्डिंग है। एंजाइम जैविक उत्प्रेरक का कार्य भी करता है। इसका मतलब एंजाइम क्या होता है सर? एंजाइम कुछ और नहीं, मान लो इस पानी बोतल है, एक बोतल भेज करके पानी गिरा दिया मैं, तो शरीर का अंग जो होता है ना, अलग अलग अंग, वो आपके भोजन के पाचक के लिए जो रस छोड़ता है ना, ऐसे करके ये रस जाता है और केमिकल रिएक्शन करके पाचन करता है। क्लियर हो गई बात? अग्नाशय छोड़ता है। आपका यकृत जो पित्त रस बनाएगा वो पित्ताशय पित्त रस छोड़ता है ना, तो पित्त रस भी एंजाइम। बहुत सारा वो छोड़ेगा, इंसुलिन वगैरह छोड़ेगा तो हार्मोन है, उसमें एंजाइम छोड़ता है बहुत सारा, पैंक्रियाज। तो पाचन में मदद करने के लिए हमारे ऑर्गन जो रस डालते हैं उसे क्या कहते हैं? एंजाइम। क्या कहते हैं? एंजाइम। और बहुत सारे एंजाइम का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से। क्लियर हो गई इतनी बात? यस। एंटीबॉडी। अब देखिए आपके सेम भैया, ये आ रहा, मौसम बदल रहा है, जीवाणु वाणु जा रहा होगा, ठीक होगी बात। जैसे जीवाणु नाक के अंदर जा रहा होगा, फटाफट छींकता है, हाँ छींकते हैं ना आप। उसके पीछे पूरा बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि आपको छींक कैसे आया, शरीर का कौन से एक्टिवेट हो गया, आपको छींकने मजबूत किया, तो छिकवा रहा है आपको, वो आपके शरीर का एंटीबॉडी है। कौन है वो? एंटीबॉडी। ताकि जो नाक में घुस रहा है बैक्टीरिया वो निकल जाए प्रेशर से। समझा गई बात ना? उसको छींक करके बाहर कर दीजिए, पूरा बाहर निकल जाता है नाक का माल मटेरियल सब। यस, इसलिए संभल के रखना भैया, रुमाल यूज करना। तो एंटीबॉडी जो है वही आपको बीमारियों से बचाता है, आपके शरीर की रक्षा करता है। क्लियर हो गई बात ना? तो जो एंटीबॉडी खुद है, वो एंटीबॉडी जो है हमारे शरीर में, वो क्या है भैया? प्रोटीन। वो भी क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन है। क्लियर हो गई बात? हम लास्ट में जब रक्त पढ़ेंगे, ब्लड पढ़ेंगे, तब बताएंगे एंटीबॉडी क्या है, एंटीजन क्या है। क्लियर हो गई बात ना? यस। तीसरा है कौन? हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन, बहुत सारा अलग अलग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, बहुत सारा हार्मोन है। तो जो हार्मोन होते हैं, हार्मोन भी क्या होते हैं? एक प्रकार के प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन। तो याद रखिएगा, पूछ लेगा हार्मोन का निर्माण किससे होता है? हार्मोन क्या बन जाता है? प्रोटीन। एंटीबॉडी प्रोटीन, एंजाइम प्रोटीन। यह तीनों प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं? ये तीनों प्रोटीन से मिलकर के बने होते हैं। कौन कौन? एंजाइम, फिर एंटीबॉडी, फिर हार्मोन। ये तीनों किससे मिलकर बने हैं? अब मिलकर के मतलब ये मत समझना, मिलकर का मतलब होता है कि सर चीनी और नमक मिला के बन गया पानी, है ना? तो पानी चीनी नमक मिला के बन गया रस ना, बन गया भाई। इसका मतलब चीनी भी है, नमक भी है, पानी भी है। तो अगर ये बन रहे तो इसमें प्रोटीन भी है, कुछ और भी हो सकता है। ये मतलब सिर्फ प्रोटीन ही है ये नहीं सोचना, ठीक? ये बात बहम मत रखना दिमाग में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये अगला क्या? प्रोटीन जो है वो सिंगल अमीनो एसिड से नहीं बनता। अगर आपको कभी प्रोटीन का निर्माण करना है तो किसी एक सिंगल एमिनो अम्ल ले लो, बोलेगा ना अरे अमीनो अम्ल तो प्रोटीन होता है, ये लो सर अमीनो अम्ल, दोनों प्रोटीन बना दो। बोला नहीं बन सकता। अब बोले 2 ठो ले लो, 3 ठो ले लो, 4 ठो ले लो, 5 ठो ले लो, 6 ठो ले लो, 7 ठो, 10 ठो, 12 ठो, 20 ठो। बोलो 20 ठो दोगे तो बनाऊंगा। कितना दोगे तो बनाऊंगा? 20 ठो। जोर से बोलो। यस, मतलब कभी भी अमीनो अम्ल को अगर प्रोटीन बनाना है तो कितना अमीनो अम्ल चाहिए? कम से कम 20 अमीनो अम्ल चाहिए। कितना चाहिए? 20। इसका मतलब वही चैन वाला कॉन्सेप्ट, बहुत आसान है, हमको आसान कर देता है वो। देखो चैन बना हुआ है कि नहीं बना हुआ है? तो कोई भी भैया प्रोटीन का ये चैन है, किसका चैन है ये? प्रोटीन का। तो प्रोटीन का चैन बनवा लीजिए, एक सिंगल अमीनो अम्ल है। क्या है? एक सिंगल अमीनो अम्ल, एमिनो एसिड है। तो ऐसे ही सिंगल अमीनो एसिड से कितने अमीनो एसिड चाहिए? 20। तो ऐसे भैया 20 जब अमीनो एसिड मिलेंगे तब जाकर भैया कहाँ क्या बन पाएगा? एक सिंगल प्रोटीन बन पाएगा। क्लियर हो गई बात? तो प्रोटीन बनने के लिए कितने अमीनो अम्ल चाहिए? 20 चाहिए, 20 अमीनो अम्ल चाहिए। तो प्रोटीन सिंगल अमीनो एसिड से नहीं बनता है, बहुत सारे अमीनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। और कम से कम कितने होने चाहिए भैया? तो 20। कितने होने चाहिए? 20। याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे अमीनो एसिड जिस आबंध से, मैं पहले बता दिया हूं आबंध बॉन्ड कौन सा होता है इसमें। यस, तो बहुत सारे अमीनो एसिड जिस आबंध से जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड।
जैसे कि आपको ये वाला लड्डू दूसरे लड्डू जुड़ा है तो उसको जोड़ कौन रहा है, पेप्टाइड बॉन्ड, है ना। क्लियर हो गई बातें। तो प्रोटीन क्या किससे कौन से बंध से जुड़े होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड से। किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो अम्ल से। अमीनो अम्ल को कौन जोड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड जोड़ता है। कितने अमीनो अम्ल चाहिए, 20 अमीनो अम्ल चाहिए। क्लियर हो गई बात, यस। आगे बढ़ते हैं, चलो इसमें और कुछ बताने लायक है। प्रोटीन अमीनो एसिड्स को देखते हैं। अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। क्लियर हो गई बात। तो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या है, अमीनो अम्ल। कार्बोहाइड्रेट की, हाँ, सैकेराइड, है ना, कार्बोहाइड्रेट की सैकेराइड, और इसको प्रोटीन की अमीनो अम्ल। सैकेराइड ना दिया रहे तो ग्लूकोज समझ के चलना है। क्लियर हो गया ना, उसमें कार्बोहाइड्रेट में। यहाँ पे क्या है आपका भैया, अमीनो एसिड, सब सिंगल अमीनो एसिड था। हाँ, अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। प्रोटीन जो होती है, जैसे आपको भाई क्या देखे थे, पीछे देख रहे थे आप लोग, क्या चीज कि जो आपको सैकेराइड था, सैकेराइड वो किस किस चीज से मिलके बन रहा था, याद कीजिए। सैकेराइड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, सी, आगे भी हमारा CnH2nOn। तो इसमें क्या क्या चीज मेजरली है, CH और O है। क्या है मेजरली, CH और O। तो जहां CH और O है, ज्यादा चांस है क्यों, क्या हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, क्योंकि सैकेराइड का फॉर्मूला है CHO। अगर प्रोटीन है तो CHO के साथ जो आपको एक्स्ट्रा मिलेगा वो क्या है, N अमीनो N। तो जहां आपको N दिखने लगे, N फॉर नाइट्रोजन दिखने लगे CHO के साथ साथ, वो क्या चीज होगा, प्रोटीन होगा। अब अंतर समझ गए ना बात। इसे प्रोटीन को अलग कौन कर रहा है, N फॉर नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन ही से बनकर बनता है अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो मतलब अमोनिया NH3, तुम ना बता, अमोनिया NH3, N आ गया कि नहीं आ गया, H भले N आ गया, यस। इसलिए ध्यान रखेंगे, तो पहचान हो जाएगा ये N देख करके, कभी दिखेगा तो। आगे बढ़ते हैं। अमीनो अम्ल की प्रकृति कैसी होती है, कभी आपसे पूछ लिया कि ठीक है प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, हम लोग मान लिए भैया कि उसमें भैया N भी होता है। तो जो अमीनो अम्ल तो किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। तो बोलेगा बेटा देखो, अमीनो अम्ल जो है उसकी प्रकृति उभयधर्मी होती है। कैसे होती है, उभयधर्मी, मतलब कुछ भैया जो अमीनो अम्ल है वो क्षारीय भी हो सकते हैं, और कुछ अमीनो अम्ल एसिडिक भी हो सकते हैं। कुछ अम्ल वाले भी हो सकते हैं और कुछ क्षार वाले भी हो सकते हैं, कुछ एसिड वाले हो सकते हैं और कुछ बेस वाले भी हो सकते हैं। क्लियर हो गई बातें, यस। तो अम्लीय भी होता है और क्षारीय भी होता है। इसलिए प्रोटीन की प्रकृति कैसी होती है, उभयधर्मी। उभय मतलब ये दोनों तरफ रहे। क्लियर हो गई बात ना, हाँ। अमीनो एसिड्स हैव एम्फोटेरिक नेचर, बोथ एसिडिक एंड बेसिक। तो भाई उभयधर्मी को ही एम्फोटेरिक बोलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं भैया। देखिए अभी एक प्रोटीन का एक स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। इस पूरे फॉर्मूले में भले कुछ और होना हो, एन है कि नहीं है, एन है, कहां पर है, यहां पर है। तो ये क्या है, आपका स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन का। भले उसके साथ यहाँ पे आपका सेलेनियम वगैरह जुड़ा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। एच जुड़ा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। वो जुड़ा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। और होना क्या चाहिए मेजरली, एन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एन फॉर नाइट्रोजन। इसलिए भैया नाइट्रोजन की आवश्यकता पड़ती है। अब आप बताइए, जैसे आपको भैया नाइट्रोजन की आवश्यकता किसके लिए, शरीर बड़ा करने के लिए। मैं दोनों चीज पहले समझाते चल रहा हूँ। शरीर बड़ा करने चाहिए ना, प्रोटीन में भी पड़े आप लोग प्रोटीन। जैसे पेड़ को तो छोटे से बड़ा होना है ना, इसलिए हम उसमें क्या डालते हैं, NPK। क्या डालते हैं, NPK डालते हैं ना। तो NPK में N क्या है, नाइट्रोजन। तो पेड़ में क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। क्या करेगा, ग्रोथ। इसलिए भैया पेड़ के ग्रोथ के लिए क्या जरूरी है, नाइट्रोजन। इसलिए भैया देखेंगे जो दाल की खेती कीजिए बोलते हैं तो उसमें राइजोटोबैक्टर क्या बच जाता है, राइजोटोबैक्टर, जो कि भाई क्या कर देता है, नाइट्रिफिकेशन करता है ना, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाता है जमीन में, ताकि पेड़ क्या कर सके, अच्छे से ग्रोथ हो सके। समझ आ रहा है बात ना। तो पेड़ के ग्रोथ के लिए कौन सा चीज जरूरी है, नाइट्रोजन। आइए आगे बढ़ते, बोला सब प्रैक्टिकली सीखते चलिए। अगला है अन्य वर्गीकरण, अनदर क्लासिफिकेशन। जब आप देखेंगे अमीनो अम्ल का, उस वाले पेप्टाइड वाले हिस्से सेट कर, तो आपको दिखेगा अमीनो अम्ल अमीनो एसिड्स को आवश्यक अमीनो अम्ल एसेंशियल में और नॉन एसेंशियल बांटता। अब देखो खुद बताना, उधर छोड़ दो मत, देखो मेरे को देखो। आप बताओ, आपके शरीर में, ठीक है, ऑटोमेटिक मान लो कि भैया गुलाब खिल रहा है, अंदर शरीर के अंदर गुलाब खिल जा रहा है, ठीक, हाँ, दिल के अंदर से गुलाब ऑटोमेटिक खिल जाता है आपके। सुना गई बात। तो बताओ गुलाब ऑटोमेटिक खिल रहा है, तो जो आपके खुद अंदर में खिल रहा है, आप उसको दूसरे से मांगोगे क्या, नहीं। आप दूसरों से क्या चीज मांगोगे, जो आपके पास नहीं है वही मांगोगे ना। तो बताओ आपके लिए एसेंशियल या जरूरी क्या चीज होगा, जो आपके पास नहीं है। तो जो आपके पास नहीं है वही एसेंशियल है। क्लियर हो गई बात ना, बस। और जो आपके पास है वो क्या है, नॉन एसेंशियल। अब प्रोटीन पे आओ। एसेंशियल जो जरूरी है, जरूरी कौन चीज, जो हमारे पास नहीं है। तो ऐसा प्रोटीन जो आपके शरीर खुद से नहीं बना पाते, आपके शरीर में खुद से नहीं बनता, वो सारा प्रोटीन क्या कहलाएगा, एसेंशियल, शरीर के लिए जरूरी प्रोटीन। और नॉन एसेंशियल क्या,
कुछ प्रोटीन जो शरीर खुद से ही बना ले रहा है, इसलिए नॉन एसेंशियल है, जरूरी नहीं है, नॉन एसेंशियल नहीं है जरूरी, क्योंकि हमारा शरीर खुद बना दे रहा है। तो पूछेगा भैया एसेंशियल प्रोटीन या नॉन एसेंशियल प्रोटीन में से शरीर खुद से किसका निर्माण करता है? नॉन एसेंशियल प्रोटीन का। हमको बाहर से क्या खाना पड़ता है? एसेंशियल प्रोटीन। क्या खाना पड़ेगा? एसेंशियल प्रोटीन। यस, तो एसेंशियल मतलब आवश्यक, नॉन एसेंशियल मतलब गैर आवश्यक। और गैर आवश्यक क्यों? क्योंकि जो शरीर में खुद से बन जा रहा है उसकी आवश्यकता थोड़ी हमको किसी से मांगने की। यस, मगर ये शरीर खुद से नहीं बना सकते, इसलिए इसको हम भोजन के माध्यम से खाना पड़ता है। बाहर से पेड़ पौधा जीव जंतु सब खाना पड़ता है। क्लियर हो गई बात? यस। तो आप किसके लिए भैया खाना खाते हो? एसेंशियल प्रोटीन के लिए। किसके लिए खाना खाते हो? एसेंशियल प्रोटीन के लिए। तो जिन्हें हम भोजन के रूप में खाते हैं ताकि हमारे शरीर में बाहर से वो अंदर आ सके, वो क्या होते हैं? एसेंशियल प्रोटीन होते हैं। जैसे क्या? दूध। दूध क्या है? एसेंशियल प्रोटीन। अंडा क्या है? एसेंशियल प्रोटीन। सोयाबीन क्या है? एसेंशियल प्रोटीन। दालें क्या है? एसेंशियल प्रोटीन। मेवा बादाम क्या है? एसेंशियल प्रोटीन। तो मिल्क, एग, सोयाबीन, पल्सेस, नट्स एंड आलमंड्स आर द एसेंशियल प्रोटीन। तो अगर आपका शरीर में भैया ग्रोथ नहीं हो रहा है, क्लियर हो गई बात, तो आपको क्या चीज खाना पड़ेगा? ये सब चीजें खाना है घर में। उसका भैया जो आपको बोलेगा जिम वाला ये पाउडर खरीद लो, 5,000 का दो, 10,000 का दो, खाओ, नहीं खाना है। क्लियर हो गई बात? इसमें बहुत सारी चीज, दूध हटा दो, दूध को अलग रख दो, अंडा अलग कर दो, सोयाबीन, दाल, मेवा, बादाम सब मिलाकर मस्त घर में पीस लो, उसी का पाउडर बनाओ और उसी को डाल के खाओ। वो नेचुरल एसेंशियल प्रोटीन है, ऑटोमेटिक आपका मसल बिल्डअप कर देगा। वो 2,000 में बन जाएगा, उसका 5,000 10,000 देने की जरूरत नहीं है। सुना गई बात? तो जिम जाने वाले लड़के या लड़कियां वही चीज का ध्यान रखेंगे, प्रोटीन खरीदने की जरूरत नहीं है, वो आप घर में बना सकते हैं। ये हो गई बात ना? यस। उसमें क्या करते हैं लास्ट में? उसी में बहुत सारा शर्करा भी मिला देते हैं, जो आप खरीदेंगे उसमें चीनी भी मिला देते हैं, फ्लेवर भी मिला देते हैं शरीर के लिए, वो नुकसानदायक है आपके लिए एक तरीके से। क्लियर हो गई बात? याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन, अमीनो एसिड्स, बासमती चावल। अब देखो बहुत अच्छी बात, एक बात ध्यान सुनिएगा भाई, चावल क्या हमारे लिए? कार्बोहाइड्रेट। तो हमको चावल में ध्यान, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। मगर याद रखिएगा जब बासमती चावल बनाते हो, बासमती बिरयानी, ये हो वाह ताजा सवाल है ना। अरे इंडिया गेट है ना, इंडिया गेट बासमती राइस। तो जब आप बासमती राइस बनाते हो तो इतना छोटी से रहता है, वो हेल कितना बड़ा हो जाता है कि नहीं जाता है? तो चावल का लंबाई कौन बढ़ा दिया? ये पहला क्वेश्चन। और उसको कई बार बहुत सारा चावल बनता, सेंट आता है, ओहो अरोमा, जो सेंट आ रहा है वो कैसे आता है? ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, याद रखिएगा। बासमती चावल उबालने के बाद लाइसिन नामक जो अमीनो एसिड है, क्या है? लाइसिन नामक, क्या बोल रहे हैं? लाइसिन। ल से लाइसिन, ल से लंबा, बोलो एक बार। तो लाइसिन नामक अमीनो एसिड के कारण ही अधिक लंबा हो जाता है। तो लंबा कौन करता है? बासमती चावल। छोटा सा लंबा कौन कर देता है? ल से लंबा, ल से लाइसिन। क्या बोलोगे? हाँ, और लाइसिन क्या है? एक अमीनो अम्ल है। क्या है? एक अमीनो अम्ल। और उसमें जो सेंट आता है, ओहो हो बेटा, वो सुगंध पायरोल के कारण आता है। किस कारण आता है? पायरोल। उसमें एक पायरोल करके पिगमेंट पाया जाता है जिस कारण वो सेंट आते रहता है। क्लियर हो गया? हालांकि बिरयानी में उतना सेंट नहीं आता है, उसमें विष्णु भोग चावल में ज्यादा सेंट आता है। क्लियर हो गई बात? याद रखिएगा। छोटे छोटे दाना होता है, मोटा मोटा दाना होता है, और सेंट आता है विष्णु भोग बहुत अच्छा, पायरोल के कारण। ठीक, आइए। तो भैया लंबा किसका होता है? ल से लंबा, ल से लाइसिन। और भैया उसको में जो पाना है, सेंट आ रहा है, तो प से पाना से, प से पायरोल। क्या भैया? प से पायरोल। याद रखेंगे। तो पता चल गया बिरयानी के बारे में कि लंबा कैसे हो रहा है, सुगंधित कैसे हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, बोले सब प्रैक्टिकली सीखते चलिए। आइए, अब ये प्रोटीन की आपके शरीर में कमी होगी तो आपके सिलेबस को गौर से देखेंगे तो लिखा है हमारा स्वास्थ्य। जस्ट आपके चैप्टर के सेकंड सिलेबस पॉइंट में लिखा है हमारा स्वास्थ्य, आपका हेल्थ। तो हेल्थ मतलब क्या? आप जब तक नॉर्मल चल रहे हो तो हेल्थ ठीक है। शरीर में कुछ चीज की कमी होना ही तो है ना, क्या? अस्वस्थ होना। क्या है? शरीर में किसी चीज की कमी होना क्या है? अस्वस्थ होना। तो अब स्वास्थ्य में पढ़ोगे क्या कि शरीर के लिए क्या क्या जरूरी हो, तो हम पढ़ रहे हैं जरूरी क्या क्या है। तो भी स्वास्थ्य वाले हिस्से का हिस्सा है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन। अस्वस्थ क्या? जब इनकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? तो वैसे प्रोटीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? तो प्रोटीन की कमी से अनेकों बार व्यापम इसको पूछा हुआ है भैया, पीएससी पूछा हुआ है, सब एग्जाम पूछा हुआ है। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? क्वासियोरकर। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग क्या है? मैरास्मस। क्या है? मैरास्मस। मैरास्मस को क्या बोलते हैं? सूखा रोग। क्या बोलते हैं? सूखा रोग। अब आपसे कहीं बोल दे कि भैया किसी को क्वासियोरकर है, इसकी पहचान क्या, इसकी सिम्टम क्या, नीचे ऑप्शन बना के देते। तो देखना भाई, इस फोटो को अच्छे से याद रख लेना। क्या इस बच्चे का पूरा शरीर सूख गया, केवल पेट फूला हुआ दिख रहा है? तो ये क्वासियोरकर की पहचान है। किसकी पहचान है? क्वासियोरकर की। तो जब किसी का पूरा शरीर सूख जाए, बस पेट फूला हुआ रहे, तो किस बीमारी से ग्रसित है? क्वासियोरकर से। और क्वासियोरकर किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से। समझ में आ गई बात ना? इसलिए जब कोई प्रेग्नेंट लेडीज है तो उसको उस समय अच्छे से प्रोटीन लेना चाहिए, वरना उसका पैदा होने वाला बच्चा भी इस बीमारी से ग्रसित हो सकता है। क्लियर हो गई बात? इसलिए भाई महिलाएं इस बात का खास कर ध्यान रखें, क्योंकि अब इस धरती में एक नया जीवन संतति लाने का आदि शक्ति का जो पावर है वो केवल महिलाओं के पास है।
इसलिए आपको पुरुष कैसे भी हो, ढपोर संग दरुआ मतवार हो, जैसे हो, आपको अपना केयर सबसे पहले रखना। उसको भूखे मरने दो, कोई दिक्कत नहीं। पति है तो क्या हुआ, बाप है तो क्या हुआ, मगर जब आप भैया माँ बनने जा रहे हैं तो आपको सबसे पहले उस पेट में रहने वाले संतान के लिए भरपेट खाना खाना है, और सब चीज को सही मात्रा में खाना है, दूध प्रॉपरली पीना है। क्लियर हो गई बात ना, याद रखिएगा। तो भैया इसमें यही पहचान की पेट का फूलकर बाहर निकलने रहना इसकी विशेषता है। मानव शरीर में प्रोटीन की कमी से क्वासियोर का रोग हो सकता है। और दूसरा रोग क्या आपका, मैरास्मस। मैरास्मस गंभीर कुपोषण को दर्शाता है, जिससे शक्ति के अभाव से बच्चों का वजन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। और मैरास्मस का पहचान क्या है, इसमें तो भाई पूरा शरीर सूखा था, पेट निकला था, इसमें पेट भी धसा हुआ रहेगा, कुछ फूला हुआ नहीं रहेगा, पूरा शरीर ही भैया हड्डी चिपक गया लगेगा मांस में, पूरे हड्डी में मांस चिपक, चमड़ी चिपक गया ऐसा लगेगा। क्लियर हो गई बातें। तो वो क्या है, क्वासियोरकर, ये क्या है, मैरास्मस। तो ये बात ना, मैरास्मस मतलब लगभग एकदम मरियल जैसे दिखना, मरियल मतलब कहीं मांस ही नहीं है। क्लियर हो गई, ऐसे याद रहेगा। यस, तो इसके पेट में मांस नहीं है, याद रखिएगा। अगला भैया आपका क्या आ जाएगा, वसा। अगला क्या है आपके लिए, वसा। क्या है अगला, जोर से बोलिए, वसा। वसा, वसा बोले तो फैट। फैट का जो फंक्शनल ऑफ फैट हम देखते हैं, तो व्रत के समय ऊर्जा, फैट से बताइए, फैट का जो फंक्शनल रूप है वो क्या है, जो इसका मेन सब छोटी गई वो क्या है, फैटी एसिड। क्या है, फैटी एसिड, वसीय अम्ल हिंदी में। क्लियर हो गई बात ना, यस। अब जो वसीय अम्ल उसी पर बोल रहा है कि व्रत के समय ऊर्जा प्रदान करता है। जब ये लेडीज लोग व्रत रखते हैं, और ध्यान समझिए, और आपको आज एक बहुत महान चीज बताऊंगा। आज बहुत लोग जब पढ़ लेते हैं तो लोगों को क्वेश्चन आता है, मैं करवा चौथ को उपवास, आप क्यों नहीं हो पति जी, तो हो रहे हैं ऐसे करके, है ना। पढ़ने के बाद लड़कियों के ऐसे प्रश्न उठने लगेंगे, और उठने लग गए हैं, है ना। अब आपको बताता हूँ कि क्यों हमारी संस्कृति ने बोला कि अधिकांश व्रत औरतों को दे दिए गए, मर्दों के लिए व्रत नहीं रखा गया। बहुत बारीकी से समझिएगा, हमारी संस्कृति बहुत डेवलप थी। अब आजकल ये जो समाज सेवी एनजीओ बन के निकले ना, इन लोग बोलते हैं देखो महिला के साथ पक्षपात होता है, उसको उपवास रखने बोल रहे हैं, अपना घूम रहे हैं, दारू पी रहे, खा रहे हैं। नहीं, हमारे जो पूर्वज थे बहुत ज्यादा विद्वान थे बेटा, टॉप लेवल के विद्वान थे। कैसे समझिएगा बात को, जब व्रत करते हैं, व्रत ठीक हो गई बात ना, तो पहला तो बॉडी डिटॉक्स होता है। क्या होता है, डिटॉक्स। डिटॉक्स का मतलब आप इतने दिन से जो भी चीज खाए हो पिए हो, तो शरीर में जो भी बचा कुचा मल वल है, जो भी आपका अपशिष्ट पदार्थ है जो शरीर में रहना चाहिए, जो शरीर के लिए विषैला है, कल तो दिन भर निकलेगा। अब बाहर से खा नहीं रहे हो, वो दिन भर जो अंदर है वो विषैला वो निकल रहा है, यूरिन मल वल के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, सबके माध्यम से निकल रहे हैं। क्लियर हो गई बात ना, भाई आपका शरीर प्योर हो जा रहा है, शुद्ध हो जा रहा है। ठीक हो गई बात ना, पूरा शरीर का भैया बहुत सारा बीमारी उससे कम हो जा रहा है। ठीक, ये हो गया पहला हिस्सा। इसका बाद में इसको बढ़ा के आगे बताऊंगा। अब दूसरे स्टेप चलते हैं। जब आप व्रत रखते हैं, सबको व्रत रखना चाहिए। जिसको लग रहा है मैं बहुत ज्यादा मोटा हो रहा हूँ, मतलब डाइटिंग सुधार लीजिए। बिना एग्जैक्ट डाइटिंग चार्ट के आप पतले नहीं हो सकते। जितना मात्रा लिखा है उतना ही मात्रा खाइए, उससे ज्यादा खाएंगे तो मोटा होना ही है। 300 ग्राम से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो, मोटा होके ही रहोगे, सिंपल सी बात है। yes. अब जो व्रत रखते हैं, तो व्रत के समय बोलेगा आपसे क्वेश्चन कि शरीर में ऊर्जा कहाँ से आती है, तो कहाँ से आती है, कहाँ से आती है, फैट से आती है। दूसरा हिस्सा, फैट केवल खराब नहीं है कि भैया शरीर में फैट है तो मोटापा खराब चीज। देखिए बता रहा हूँ, जिसके भैया चेहरों में झुर्री दिख रहा है, बुढ़ापा जल्दी दिख रहा है, एजिंग ज्यादा दिख रहा है, उसके में फैट की कमी है। क्या है, कमी है। क्योंकि फैट आपके स्किन को चमक प्रदान करता है, ग्लो प्रदान करता है। इसलिए देखेंगे जो मोटे मोटे लोग होते हैं उनका चेहरा चमकते रहता है ना। क्लियर हो गई बात। इसका मतलब आपको अगर ये यंग रहना है, यंग जवान रहना है, तो आपके शरीर में फैट की एक निश्चित मात्रा होनी ही चाहिए, वरना आपका शरीर भले पतला रहेगा मगर आप दिखोगे एकदम सुखड़े टाइप का, एकदम ज्यादा उम्र वाले जैसे लोगों जैसे दिखने लगोगे। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात है ना, बात ध्यान रखिए। इसका मतलब दूसरा हिस्सा, फैट शरीर में जमा कहाँ होता है, तुम्हारा जो स्किन है ना, स्किन, इसके नीचे ही फैट जमा होता है। शरीर में स्किन चारों तरफ है, तो चारों तरफ की स्किन के नीचे क्या जमा होगा, फैट। और एक ऐसा हिस्सा जहां सब तरफ तो हड्डी 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 है। क्लियर हो गई बात, तो नीचे जगह ही नहीं है। और एक लौता ऐसा जगह जहां स्किन तो है मगर नीचे हड्डी नहीं है। आपके शरीर में कौन सा वो जगह है बता दीजिए, पेट। इसलिए सबसे ज्यादा फैट कहाँ दिखता है, पेट में, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा ऐसा चमड़ी है जिसके नीचे कोई हड्डी नहीं है। तो भैया फैट आराम ऐसा आपका चमड़ी है, तो ये फैलते जा रहा है वसा जमा होकर के, तो ये भैया जैसे जमा होते है उड़ते जा रहा है, इसलिए भैया पेट ऐसा बन गया। क्लियर हो गई बात है, ठीक है। मैं रखा हूँ भैया रेगिस्तान जाना घूमने तो बचने के लिए, ठीक है। तुम लोग यार, मैं अपने इमरजेंसी का सब चीज लेके चल रहा हूँ, हाँ हल्के मत लो। ठीक हुई बात है। तो फैट जमा कहाँ होता है, स्किन के नीचे। क्लियर हो गई बात ना। फैट जो होता है वो किस में जमा होता है, किस ऊतक में, किस टिश्यू में बोलेंगे, वसी ऊतक में। किसमें, वसी ऊतक में। इंग्लिश में एडिपोज टिश्यू। क्या बोलेंगे, एडिपोज। क्या बोलेंगे, एडिपोज टिश्यू। क्या बोलेंगे, एडिपोज टिश्यू। क्या बोलेंगे, एडिपोज टिश्यू। ठीक हो गई बात है। आजकल ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट चल रहे हैं, जैसे अब भाई कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो गया है और चेहरों में झुर्रियां आ गई है, क्वेश्चन पूछेगा कि झुर्रियां अगर चेहरे में बहुत ज्यादा आ गई हैं, ठीक है बात ना, तो झुर्रियों को अगर हटाना है
तो क्या करना पड़ेगा चेहरे में, फैट की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। क्या बढ़ानी पड़ेगी, फैट की मात्रा। क्योंकि फैट बढ़ेगा तो चमड़ा स्ट्रेच हो जाएगा, तो झुर्री नहीं रहेगा। फिर अगर फैट नहीं है, चमड़ी झूठ जाएगा, तो क्या दिखेगा, झुर्री। समझ आ गई बात ना, यस। इसलिए आज से सबके सब दवा खाना चालू करो, ठीक है, ताकि जवान रहो ज्यादा समय तक, ठीक है। हाँ, आओ। जैसे मैं 21 साल का उम्र दिखता हूँ क्या, नहीं दिखता हूँ ना, तो फिर आओ आगे बढ़ते हैं। तो भैया जो महिलाएं भैया व्रत वगैरह रहती हैं, उपवास वगैरह रहती हैं, उन सबके शरीर में ऊर्जा तो फैट से मिल जाता है, ठीक हो गई बातें। तो पूछेगा व्रत के समय ऊर्जा किससे मिलती है, फैट से। कितना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी, 1 ग्राम फैट से कितना कैलोरी, 9 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। कितनी ऊर्जा मिलती है, 9 कैलोरी। और इसको जूल में बदलना हो तो क्या कर देंगे, 4.18 का गुणा। क्या का गुणा कर देंगे, 4.18 का। तो 9 चौक 36 लगभग, वो 18 है तो 18 9 कर देंगे, है ना लगभग आपका। हाँ, तो 36 लगभग 37 के आसपास आ जाएगा, ठीक, 37 हम लोग कुछ कुछ। विटामिनों को घुलाने में सहायक होता है। फैट का दूसरा बड़ा काम क्या है, विटामिन को घुलाने में सहायक। अब मेरे साथ बोलो, बोलो, वसा में घुल गया कीड़ा। क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, वसा में घुल गया कीड़ा। क्या घुल गया वसा में, कीड़ा। वसा में क्या घुल गया, कीड़ा। 1 2 3, हाँ। वसा में क्या घुल गया बेटा, कीड़ा। क्या घुल गया, कीड़ा। तो वसा जिस विटामिन को आपके शरीर में घुला करके खुद में रखने में मदद करता है, वो है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। याद रहेगा कि वसा कौन कौन से विटामिन को खुद में घोल के रख सकता है, तो क्या बोलेंगे, कीड़ा। क्या बोलेंगे, कीड़ा। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। तो विटामिन यहाँ पे 2 बच गए, विटामिन बी, विटामिन सी। ये कहाँ जाएंगे, तो ये जल में घुलनशील होते हैं। किसमें घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील। तो आपके शरीर में जो पानी है उसमें कौन से विटामिन घुलते हैं, बी और सी। इसलिए विटामिन सी जल में घुलनशील है, पानी पिए यूरिन से निकल गया, इसलिए विटामिन सी शरीर में होल्ड नहीं होता है। क्लियर हो गई बात ना, उसको लेते रहना पड़ेगा। इसलिए आप नींबू खाते रहा कीजिए। क्लियर हो गई बात, ताकि चेहरे का चमक बढ़ा रहे, आपका एंटीबॉडी अच्छा रहे और रोग से लड़ने की क्षमता अच्छी रहे। इसलिए संतरा वंतरा नींबू वींबू खाते रहा करो। क्लियर हो गई बात, यस। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन ऐसा बनता है कि भैया जल में घुलनशील विटामिन कौन है, तो क्या बोलेंगे, जल में घुलनशील विटामिन कौन है, वाटर सोल्यूबल कौन है, विटामिन बी, विटामिन सी। वसम घुलनशील विटामिन कौन है, कीड़ा। कौन है, कीड़ा। क्लियर हो गई बात है, यस। आगे बढ़ते हैं। अब वसा हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। कैसे करता है, बहुत ध्यान से इस बात को रखिएगा। अब आपसे यही भी बहुत समझने वाली बात है, नहीं इतना भी नहीं है मेरा अभी। हाँ भैया, ये आपको मान लो कि कहाँ गया यार, हाँ, इसी आदमी के ऊपर बना देते हैं, बहुत हंस रहा है ये, ज्यादा दांत दिखा रहा है इसको, है ना, इसको दांत से करिए कर देते हैं, ठीक। अब देखिए भाई बहुत अच्छे से, ये जो आदमी है बहुत ध्यान से बताइएगा, आपके मानव शरीर का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आप बताइए, बाहर ठंड का मौसम आ गया, ओहो हो, आप शिमला चल गए, कुल्लू चल गए, मनाली चल गए, माउंट एवरेस्ट चोटी चल गए, कूद रहे वहां से, मर जाओ साले, कोई दिक्कत नहीं। जब वहां चले गए तो वहां का तापमान है बेटा 2 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भैया आप हीट का नियम जानना, ऊर्जा का नियम जानना, ऊर्जा हमेशा कहां से कहां की ओर जाता है, हाई से लो की ओर। कहां जाएगा, हाई से लो की ओर। इसका मतलब इस समय आपके बॉडी का जो हीट है, हीट ऊर्जा, हीट ऊर्जा, हीट ऊर्जा, ये कहां जाना चाहिए, शरीर से बाहर की ओर जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। और कब तक जाना चाहिए, कभी भी भैया अगर 2 ऐसे टंकी आपके सामने उपलब्ध है, यहाँ 40 डिग्री का टेम्परेचर है, यहाँ पे अगर 30 डिग्री का टेम्परेचर है, तो भैया इसमें से तब तक टेम्परेचर जाता रहेगा जब तक दोनों भैया 35-35 टेम्परेचर ना हो जाए। सिंपल सी बात है, जब तक बराबर ना हो जाए। इसका मतलब इसमें से निकल के तब कब तक ये जाता रहेगा, जब तक भाई इन दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो क्या आपके शरीर का तापमान कभी 37 डिग्री से कम होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि आपके शरीर के स्किन ही बाहर के वातावरण के संपर्क में आते हैं, और शरीर के नीचे ही क्या होते हैं, फैट होता है। और फैट जो है वो इंसुलेटर का काम करता है। किसका काम करता है, इंसुलेटर का। इसलिए फैट आपके शरीर से आपकी हीट को लॉस नहीं होने देता। तो फैट खतरनाक चीज नहीं है, जरूरी चीज है। फैट नहीं रहेगा तो मर जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। इसीलिए भैया ध्यान रखना। अब दूसरा हिस्सा, पुरुषों की स्किन की तुलना में महिलाओं की स्किन के नीचे ज्यादा फैट जमा होता है। क्या होता है, ज्यादा फैट। इसीलिए देखना ठंड के समय जब पार्टी का समय आएगा तो ये भैया
आपका बकट्टी बकट्टी ब्लाउज पहन के ऐसे ओपन ओपन पहन के ऐसे घूम देंगे ठंडी में, है ना, घूमते हैं ना ऐसा। वही उसका जो पति रहेगा, ए दाई हो खान दे गरम चाय कॉफी, करता नहीं करता है। मतलब महिलाएं ऐसा पोज क्यों मार पाती हैं उतने ठंड में भी, जब पुरुष कड़कड़ा रहा है देखता है इन लोगों को ठंडी नहीं लगता है यार, इतना कापर घूमा ऐसे करके, देख तो कैसे आप कट्टी पहिनी से ऐसे करके बोलते रहते हैं सब, है ना, है कि नहीं सच्चाई। हमारी माताएं बहनें सबका भाई ये हाल है, उन लोगों को ठंडी लगता ही नहीं है, और हम लोग खा नहीं पाते ठंड, खा जितना होता है भाई गर्म कॉफी वॉफी, रुको एक प्लेट और बचा है अभी खान दो, इसी करके मस्त घूम रही है फिर रही है। क्यों? क्योंकि उनकी स्किन के नीचे पुरुषों की स्किन की तुलना में ज्यादा फैट होता है, और फैट इंसुलेटर है, इसलिए उनको कम ठंडी लगता है। तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं को ठंड अधिक लगती कि कम लगता है? यस, इसीलिए वो लोग इतना पोज मार पाते हैं। समझ में गई बात ना? हाँ, अगर आपको पोज मारना तो क्या करना पड़ेगा? मोटा होना पड़ेगा। ठीक है बात? आइए, यह दूसरा भी एक चीज है। अब देखिए लड़कियां जो है ना, जैसे आपका किलो 80 किलो है, और आपके सामने अगर 80 किलो की लड़की खड़ा कर दी जाए तो लड़की बहुत भारी दिखेगी, क्योंकि उसके में फैट कंटेंट ज्यादा है, हमारे में मसल कंटेंट ज्यादा है। लड़कों के हड्डियों में मांस में वजन होता है, लड़कियों के हड्डी और मांस वजन नहीं होता। तो एक 80 किलो का आदमी मेरे साथ में खड़ा कीजिए, और अगर कोई लड़की 65 किलो खड़ा कर दीजिए, वो मेरी जैसी दिखेगी। सुनना गई बात? मेरी इतनी हट्टी तगड़ी दिखेगी, जस्ट लाइक माई वाइफ। वो 65 किलो की है और मेरी से हट्टी तगड़ी, पेट नहीं हालांकि उसका, स्लिम ट्रिम है, और 65 किलो की हो। क्लियर हो गई बातें? क्यों? क्योंकि भाई मेरे बराबर क्यों दिखती है, हट्टी तगड़ी क्यों दिखती है? क्योंकि भैया लड़कियों की स्किन के नीचे फैट कंटेंट ज्यादा है, उनके मांस कंटेंट नहीं है, इसलिए लड़कियों में मोटापा ज्यादा दिखता है, वो ज्यादा मोटा और बल्कि दिखते हैं। समझ में आ गई बात ना? यस। और लड़के मोटे होने के बाद भी उतने मोटे नहीं दिखते हैं। समझ में आ गई बात है? यस, ये बात का ध्यान रखिएगा। तो सब यहाँ संबंध है। तो आपकी सुंदरता के लिए फैट जरूरी है, बॉडी के टेम्परेचर के लिए फैट जरूरी है, ठंडी में पोज मारने के लिए फैट जरूरी है। क्लियर हो गई बात में? ध्यान रखिएगा। और ठंडे जगह घूमने जाना है तो भी फैट जरूरी है। ठीक, आइए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़िए। हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, कुचालक की तरह व्यवहार करता है, इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है। हो गया इतना बात? दूसरा, वसा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वसा अम्ल, वसीय अम्ल, फैटी एसिड। हो गया इतना बात? हमारे बॉडी में फैट वसा ऊतक के रूप में संचित होती है। वसा ऊतक को हम क्या बोलते हैं? एडिपोस टिश्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडिपोस टिश्यू। पहले ही बता दिया हूं, है ना। तो वसा किस में जमा होती है? एडिपोस टिश्यू में। किस में जमा होती है? एडिपोस टिश्यू। अब एडिपोस टिश्यू कहाँ पाया जाएगा? वो भी स्किन के नीचे पाया जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो क्वेश्चन वैसे पूछे चाहे ऐसे पूछे, वसा कहाँ पाई जाती है? स्किन के नीचे। एडिपोस टिश्यू कहाँ पाई जाती है? स्किन के नीचे। क्योंकि वसा कहाँ जमा होती है? एडिपोस टिश्यू में। ठीक हो गई बातें? अगला है वसा लिपिड्स, फैटी एसिड, वसी ऊतक प्लस ग्लिसरॉल। अब ये लिपिड्स क्या वाला बात है, ध्यान देखिएगा इस बात को, बहुत अच्छा है ना, कि लिपिड यानी कि वसा किस किस से मिलकर बना होता है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक हो गई बातें? तो किस से मिलकर बना है? फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। किससे से मिलकर बना हुआ है? फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। किससे से मिलकर बना हुआ है? फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। किससे मिलकर बना हुआ है? फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। अब ग्लिसरॉल मतलब ग्लिसरीन, चपचपा होता है कि नहीं होता ग्लिसरीन को? देखें ग्लिसरीन, लड़के लोग कभी देखो, लड़की लोग जानो ग्लिसरीन, देखो जानो लड़की लोग। हाँ, ग्लिसरीन भैया ठंड के समय बहुत एड़ी ओड़ी में लगाते हैं, मिला के गुलाब जल के साथ, लेकिन चेहरे में भी लगा लेते हैं, है ना। तो ग्लिसरीन चिपचिपा होता है। तो चिपचिपा है क्योंकि इसमें, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं? लिपिड। तो इसमें चिपचिपाहट जो होती है, चिपचिपाहट वो लिपिड के कारण होती है किसी वसा में। क्लियर हो गई बातें? तो लिपिड भैया चिपचिपाहट बनाता है। चिपचिपाहट बन क्यों आता है? क्योंकि फैट है तो उसमें फैटी एसिड तो रहेगा ही, उसके चिपचिपाहट के पीछे कारण क्या है? उसमें ग्लिसरॉल का होना। किसका होना? ग्लिसरॉल का होना। किसका होना? ग्लिसरॉल का। तो लिपिड किससे किससे मिलकर बनेगी? फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। किससे मिलकर बनेगी? फैटी एसिड से और ग्लिसरॉल से। फैटी एसिड ग्लिसरॉल, वसा तक क्या? ग्लिसरॉल से मिलकर क्या बनेगी? लिपिड या वसा। वसा ऊर्जा का एक संकेंद्रित स्रोत है, और यह प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट द्वारा प्रदेय ऊर्जा के दोगुने से अधिक ऊर्जा देता है। सही बात है। प्रोटीन कितना देता है? 4। कार्बोहाइड्रेट कितना था? 4। और वसा कितना दे रहा है? 9। तो 4 दूनी 8 से भी ज्यादा, दोगुने से भी ज्यादा कौन दे रहा है ऊर्जा? फैट दे रहा है ना। इसे जिंदा कौन रहेगा? बड़ा बॉडी बिल्डर या मोटा आदमी? कौन रहेगा जिंदा? आप रहोगे, ऐसा मत बोल देना यार, है ना। हाँ, आइए नियान जा। 1 ग्राम वसा 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करती है। इस बात का ध्यान, कितना ऊर्जा देती है? 9.3 कैलोरी ऊर्जा आपको प्रदान करती है। फैट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। वसा 2 प्रकार के होते हैं। तो वसा कितने प्रकार के होते हैं पूछ देगा तो खत्म होने लास्ट है, फिर आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग पढ़ेंगे विटामिन, फिर हम पढ़ेंगे मिनरल्स, फिर आपका न्यूट्रिशन खत्म। ठीक हो गई बातें? यस। तो भैया आज आपको ये पीडीएफ डल जाएगा, कल पूरा पढ़ लेना, कल के क्लास में आओगे तो पूछूंगा पूरा, है ना, एक सर में। हाँ, अब ये इसी में है ना, पूरा इसी में पूरा। तो कल से आज तक पूरा एक सर मिल जाएगा, एक टॉपिक का पूरा, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इकट्ठा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। तो सैचुरेटेड फैट, तो वसा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की।
पहला क्या है सैचुरेटेड फैट, दूसरा क्या है अनसैचुरेटेड फैट। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा ह्यूमन बॉडी के लिए कौन सा फैट अच्छा है, सैचुरेटेड कि अनसैचुरेटेड। अब वहां देखे तो अभी सोच लोगे पढ़ा लोगे, पर आज सीख लो प्रॉपर, अब भूलना नहीं है, ठीक वही बात ना। आइए तो भैया वैसी वसा जो आसानी से न पचे, आसानी से न पूछे। अब बताओ सैचुरेट मतलब स्थिर रहना, इस अ से स्थिर, अ से सैचुरेटेड, मैं स्थिर हूँ, कोई ढकेल रहा तब यहीं छू, इधर ढकेल इधर ही छू, स्थिर हूँ, स्थिर बोल तो सैचुरेट, स्थिर सैचुरेट। तो सैचुरेट जो कि पच ही नहीं रहा है वो वसा अच्छा होगा क्या, जिसका आपका शरीर पचा नहीं पा रहा है वो वसा कभी अच्छी होगी नहीं। आइए दूसरा अनसैचुरेटेड फैट, असंतृप्त वसा, वैसी वसा जो आसानी से पच जाए। तो आप खुद बताइए ह्यूमन बॉडी के लिए कौन सा वसा अच्छा है, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड में से कौन सा अच्छा है, अनसैचुरेटेड। क्लियर हो गई बातें, आगे बढ़ते हैं। और पूछेगा कौन सी वसा आसानी से पच जाती है, क्या बोलेंगे आसानी से पच जाती है अनसैचुरेटेड, जो नहीं पचती सैचुरेटेड। इसे बैड फैट कहते हैं, इसलिए से क्या कहेंगे पच नहीं, इसलिए क्या कहेंगे इसलिए बैड फैट। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ऑप्शन दे देगा इनमें से किसे बैड फैट कहेंगे, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, क्या बोलेंगे सैचुरेटेड को बैड फैट बोलते हैं, क्यों क्योंकि पचता ही नहीं है ना, इसलिए से क्या बोलते हैं बैड फैट। किसे भी हम गुड फैट बोलेंगे तो अनसैचुरेटेड को। और भी याद रखेंगे गुड फैट में क्या मेजरली है, ओमेगा 3 फैटी एसिड, क्या है ओमेगा 3 फैटी एसिड। बहुत सारे लड़की लोग इसका कैप्सूल लगाते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड का, स्किन के अच्छे रहने के लिए क्या लगाते हैं, वही चमक के लिए, अंदर से फैट नहीं है तो स्किन पे चमक लगा तो ओमेगा 3 का कैप्सूल डालते हैं फैटी एसिड का, और उसको स्किन पे ऐसे मसाज करते हैं ताकि चेहरे पे वही चमक आ जाए। जब पार्लर आप जाएंगे तो बहुत सारे आपकी ब्यूटिशियन लोग भी आपको फेस पैक में डालेगी कैप्सूल ओमेगा 3 फैटी एसिड का, और सबका मसाज करेगी पूरे चेहरे का। क्लियर हो गई बात ना, यस। तो सब आर्टिफिशियल चीज है, बाहर से है कुछ समय असर रहेगा, अंदर से खाइए सब चीज, ठीक। किससे खाने से मिलेगा बता रहे हैं अभी, आगे बढ़िए। वैसी वसा जो कमरे के तापमान, अब जो सैचुरेटेड है ये स्थिर ही रहना है, तो ये कमरे के तापमान पर भी ठोस ही रहता है, क्या रहता है कमरे के तापमान में ठोस रहता है, ठीक हो गई बात ना। जैसे आप बताइए नारियल का एक तेल, नारियल का तेल कमरे के तापमान में लिक्विड रहता है कि जम जाता है, लिक्विड रहता है, क्या रहता है बताओ, हाँ क्या हो जाता है कमरे के तापमान पे, जम जाता है ना। और वही आपका सरसों तेल जमता है क्या, नहीं जमता। जिसमें भी चिपचिपाहट है सब फैट है, सरसों तेल आपका वो क्या बोलते हैं उसको रिफाइन ऑयल, सब चीज़ है ना जितने भी तेल हैं सब। तो नारियल तेल जमता कि नहीं जमता है, जम जाता है, मतलब वो स्थिर है, स्थिर बोल तो सैचुरेटेड है, शरीर के लिए अच्छा है क्या, मगर खाना नहीं चाहिए, लगा भले लो। क्लियर हो गई बातें। और दूसरा हिस्सा, अब वैसी वसा जो कमरे के तापमान में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी अगर ठोस अवस्था में है, मैं गलूंगा अच्छा नहीं बोल रहा है, तो आपके शरीर में अगर वो चला गया तो आपको नॉर्मल टेम्परेचर में आप हो, तब भी उस शरीर में वैसे ही पड़ा हुआ है, गल ही नहीं रहे, गले नहीं तो क्या होगा भैया जमा ही रहेगा शरीर में, समझ आ रहा बात ना, यस। मछली को छोड़कर याद रखना, मछली को छोड़कर जंतुओं से प्राप्त जितनी भी वसा है, आप कुछ भी खा रहे हो, मुर्गी बकरी सुअर उअर जो भी आप खाते हो भाई, क्लियर हो गई बात ना, जो भी आपको पसंद है, चिड़िया घुआ बकरा वकरा जो भी जानवर है सबसे आपको क्या मिलता है, सैचुरेटेड फैट। इसीलिए बताओ कि आपको शाकाहारी होना चाहिए कि मांसाहारी, शाकाहार होना चाहिए ना, क्योंकि जानवर से मिला हुआ जो मांस है फैट है वो आप पचा नहीं पाओगे, वो बैड फैट है, मोटापा बढ़ा देगा, और वो मोटापा घटेगा भी नहीं नॉर्मल काम करने से। इसलिए जो मेरा पेट निकल गया घट नहीं रहा, क्योंकि मैं क्या हूँ मांसाहारी हूँ, सर्वाहारी हूँ, इसे जमा कर लिया हूँ खा के भैया मुर्गी बकरा इधर उधर, ऐसी कैसी समझ गया बात ना। इसका मतलब अगर आपको वेट लॉस करना तो क्या छोड़ना पड़ेगा, नॉनवेज हटाना पड़ेगा, ठीक हो गई बात, हाँ हो गया बात। तो इसमें अगर सभी जानवर में किसको छोड़ देना है, मछली को, क्योंकि मछली का जो ऑयल होता है फिश ऑयल वो किस में आ जाता है, असंतृप्त वसा में आता है ये जानवर ही, और किस में आती है असंतृप्त वसा में। और मछली का ऑयल बहुत अच्छा है, तो अगर मांस में खाना भी है तो क्या खाना चाहिए, मछली। इसलिए हमारे पिताजी लोग दादा लोग बोलते होंगे मछली खाओ बेटा बकरा खाओ बेटा, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, यस इसीलिए। दूसरा वैसी अनसैचुरेटेड वैसी वसा जो आसानी से पच जाए, गुड फैट कहलाएगी, जो कमरे के तापमान पर भी द्रव अवस्था में क्या कहलाएगी, गुड फैट। तो बताओ सरसों तेल लिक्विड रहता है सॉलिड रहता है, लिक्विड, तो क्या है वो असंतृप्त, रिफाइन ऑयल असंतृप्त, और कोई भी तेल क्या है असंतृप्त, माने गुड फैट है। क्लियर हो गई बात, आगे बढ़िए, इसलिए उसको हम खाने में प्रयोग कर रहे हैं इतने साल से। हाँ आगे बढ़ते हैं। जो पेड़ पौधों से मिलता है, आपको सरसों तेल किससे मिलता है, पेड़ पौधों से। रिफाइन ऑयल किससे मिलता है, पेड़ पौधों से। सोयाबीन सूरजमुखी से मिलता है ना, यस। तो जो भी पेड़ पौधों से मिलता है वो कैसा फैट होता है, असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट। और शरीर के लिए अच्छा कौन है, ये पेड़ पौधों से मिला। इसलिए आपको बताओ क्या खाना चाहिए, पेड़ पौधों के जानवर, पेड़ पौधा,
क्लियर हो गई बात ना? इसलिए क्या रहना चाहिए, मांसाहारी शाकाहारी, शाकाहारी, ठीक हो गई बात ना? यस। हालांकि मैं तो सर्वाहारी हूँ, बात अलग। मगर इसमें भी विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द प्लांट्स, मगर इसमें भी किस प्लांट को छोड़ देना है, नारियल। किसको छोड़ देना है, नारियल। तो जैसे वहां का पौध मछली है, यहाँ का पौध क्या है, नारियल। तो नारियल का तेल का प्रयोग भैया आपको लगाने के लिए करना चाहिए, खाने के लिए नहीं। ठीक होगी बात, दोनों का पौध पता चल गया। इसका पौध क्या है, मछली। इसमें कौन सा वाला आता है, जानवर वाला। इसमें कौन सा आता है, पेड़ पौधों वाला। इसका पौध मछली, इसका पौध मछली। तो यहाँ भैया आपका चैप्टर हो गया खत्म। अभी हम पीडीएफ क्लास से निकल के साथ डाल देंगे, फिर आप लोग कल रेडी करके आ जाइएगा, कल पूछेंगे, तब फिर हम नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे। और कल पूछेंगे बोल दी है तो याद रखिएगा, मैं बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ, हंसी मजाक खेलते खिलाते। नहीं कल आगे याद करके तो कल क्लास से बाहर भी निकाल देता हूँ, ठीक है? तो ये याद रखिएगा इस बात को, पीडीएफ डल रहा है तो उससे जाने के लिए नहीं डल रहा है, कलेक्शन करके बैठे हो घर में, कल रट के ये चैप्टर खत्म कर लेना। इतना सारा चैप्टर पढ़ाऊंगा, बाद में नहीं पढ़ पाओगे, तो जब पढ़ के खत्म हो रहा है पढ़ के खत्म कर दो। ठीक हो गई बात ना? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, टेक केयर, लव यू ऑल, गुड नाइट, sayonara।